सर ये जो वृद्धाश्रम वाला जो ट्रेंड है ये तो हमारी भारतीय संस्कृति का है ही नहीं। क्या बड़ा रीज़न है कि वो आपको कहीं ऐसे मिलते हैं या कोई उन्हें छोड़ जा रहा है या आप रेस्क्यू करके लाते हैं? एक सोशल वर्कर का मेरे को मैसेज आया कि भैया ये एक दादा हैं, तकरीबन 70 साल के हैं, सड़क पे पड़े हुए हैं सरकारी स्कूल के पास। एग्जैक्ट लोकेशन मेरे को याद है अभी भी उसकी। मतलब पेरेंट्स को डंप करके जा रहे हैं, हम बोल सकते हैं दे आर नाउ वेस्ट फॉर देम। बट कहीं ना कहीं इमोशनली वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। बूढ़ा और बच्चा एक जैसा ही होता है और दोनों की टेक केयर वैसे ही करनी पड़ेगी। जब घर का बुजुर्ग या घर का कोई ऐसा व्यक्ति जब अस्वस्थ हो जाता है तब व्यक्ति उसका भार ना ढोना पड़े इसलिए उसको कहीं ना कहीं छोड़ के भाग जाए। लाइफ इज ऑल अबाउट एडजस्टमेंट, फैमिली इज ऑल अबाउट कॉम्प्रोमाइजेस। सर जिसके पास पैसा नहीं है बट जिसके अंदर इच्छा है वो फिर भी अपने माँ बाप को कैसे भी करके संभालेगा। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। द मोस्ट ट्रेजिक थिंग इज नाउ सर। लेकिन अगर मैं बच्चों की साइड उनका अगर फेवर लूँ, वरना आदमी को किसी का तो डर होना चाहिए ना। अपने माँ बाप का नहीं है ठीक है, ईश्वर का नहीं है ठीक है, जो सामने समाज है कम से कम उससे ही तो डर लो। मतलब उनका वो पॉइंट रहता है कि हम आपके बाप है कि आप हमारे। उनको थोड़ा सा ये ज्ञान भी दिया जाए कि हमारे देश में श्रवण कुमार जैसे बच्चे भी हुए हैं। हाँ, दो हम तो बहुत अटैच्ड हैं हमारी फैमिली से। हमारे भी जॉइंट फैमिली में ही रहते हैं, पापा मम्मी के साथ ही रहते हैं, पूरी फैमिली साथ में रहती है। लेकिन आगे की अब गारंटी मुश्किल होती जा रही है। आया बाई सिर्फ उनको ग्लास में भर के पानी दे सकती है पर वो उतने प्यार से सिर पे हाथ फेर के बोल नहीं सकते कि पापा आपको पानी ला के दूँ, पापा आपको कुछ चाहिए तो नहीं। उनके ही बेटों ने या बेटियों ने छोड़ा हुआ है, तो जब वो उनकी केयर नहीं कर रहे तो आप क्यों कर रहे हैं? आपका क्या मोटिव है? मतलब क्या वो हिट पॉइंट रहा कि आपने सोचा कि नहीं करना ही है? मॉडर्नाइजेशन के दौर में यूँ तो कई सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हम मिनटों में ढूंढ लेते हैं, और अब तो क्या बोलते हैं ना, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई भी आ गया है। लेकिन एआई जितनी तेज़ी से बढ़ रहा है उतनी तेज़ी से एक चीज़ घट रही है, वो है ईआई, जिसे हम बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक को जब मैं विजुलाइज़ करता हूँ तो मुझे दो मूवीज़ ध्यान में आती हैं। एक पुराने टाइम की मूवी है अवतार, और एक नई टाइम की मूवी थी बागवान, और अभी एक रिसेंट टाइम की मूवी जो आने वाली है वो है वनवास। अब इन तीनों मूवीज़ में एक चीज़ कॉमन थी, उस चीज़ को कई लोग समझ चुके होंगे, और जो नहीं समझें वो आज का ये पॉडकास्ट पूरा देखें और साथ ही दूसरों को भी सजेस्ट करें कि देखें वो टॉपिक क्या है, वो कितना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्यों वो टॉपिक को हमें आज द अनडिस्कस पॉडकास्ट पर डिस्कस करना पड़ रहा है। उसके पीछे कुछ खास वजह है, क्योंकि इंदौर को क्या बोला जाता है, एक कल्चरल सिटी है, एक वैल्यू ड्रिवन सिटी है, लेकिन आज इंदौर में भी वो प्रॉब्लम बढ़ती जा रही हैं। तो वो प्रॉब्लम क्या है मैं आपके सामने वो एड्रेस करूँगा। क्या उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं वो हमें जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो बताएंगे। तो ज़्यादा टाइम इंट्रो में ना लेते हुए हम सीधे मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट अभिषेक सर से। अभिषेक सर, वेलकम है आपका स्टूडियो में। थैंक यू आशीष सर। सो सर, आज की जो प्रॉब्लम है, जैसे मैंने दो मूवी के रेफरेंस दिए, एक है अवतार, आपको याद हो तो राजेश खन्ना साहब की जी, और दूसरी है बागबान, तीसरी अभी रिलीज़ होने वाली है, उसमें कुछ नया होगा। दोनों ही मूवी का एक बड़ा ही सोशल प्रॉब्लम बोलेंगे उसे, एक सोशल प्रॉब्लम थी, वो थी पेरेंट्स। आज मॉडर्नाइजेशन के दौर में या क्या न्यूक्लियर फैमिली कल्चर के दौर में कुछ जो एक बेसिक चीज़ है, मतलब कहेंगे तो हमारी उत्पत्ति वहीं से हुई है। अगर माँ बाप नहीं होते तो शायद हम भी नहीं होते। और वर्तमान में जो मैं देख रहा हूँ या जो चीज़ें सुनने में आती हैं या जो कई सारी एक्सपीरियंस भी हो रही हैं, बच्चे पेरेंट्स को अपने से दूर करते जा रहे हैं या वो चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं क्या उसका रिटर्न इन फ्यूचर हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आप ऐसे ही एक थॉट पे काम कर रहे हैं, ऐसे ही कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, और इस प्रॉब्लम को आप मुझसे ज़्यादा समझ पाते होंगे, एनालिसिस कर पाते होंगे। तो क्या वो प्रॉब्लम है, न्यूक्लियर प्रॉब्लम एक बड़ा छोटा सा वर्ड है, उसको ज़्यादा लोग समझ नहीं पाते हैं, लेकिन आप जिस प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं और जिसके लिए फ़ाइट कर रहे हैं वो बेसिकली क्या वो प्रॉब्लम है?
सर देखिए, हम जिस टॉपिक पे आज बात करने बैठे हैं दैट इज़ बेसिकली द मोस्ट हॉट टॉपिक अभी के समय में फ़िलहाल। बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके बच्चे आजकल अब्रॉड में हैं, हिंदुस्तान में नहीं, या अपने देश में रहते हुए भी कहीं बाहर सिटीज़ में जॉब कर रहे हैं। उस समय पे पेरेंट्स को दे कैन हेल्प फाइनेंशियली, वो सब कुछ कर रहे हैं, या पेरेंट्स भी खुद इतने केपेबल हैं कि वो फाइनेंशियली अपना ध्यान रख सकते हैं, बट कहीं ना कहीं इमोशनली वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। कहीं ना कहीं जब उनकी तबीयत ख़राब होती है तो आया बाई सिर्फ उनको ग्लास में भर के पानी दे सकती है, पर वो उतने प्यार से सिर पे हाथ फेर के बोल नहीं सकते कि पापा आपको पानी ला के दूँ, पापा आपको कुछ चाहिए तो नहीं। तो कुछ एक ऐसी प्रॉब्लम्स हैं सर जो अब समाज के दोनों ही जो तबके अपन क्लासीफाई करके चलते हैं कि साहब एक उच्च स्तरीय और एक जहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं है जिन लोगों के पास, दोनों ही तबकों में आजकल ये समस्या देखने को मिलती है। मैं विगत 2 साल से ओल्ड एज केयर के प्रोजेक्ट को रन कर रहा हूँ। मुझे इस सेक्शन में काम करते हुए तो समय हो चुका है, बट मैं पर्सनली अपना प्रोजेक्ट अब रन कर रहा हूँ पिछले 2 साल से। सर पिछले 2 साल में हम लोगों ने तकरीबन 90 के आसपास बुज़ुर्गों को, 90 से 100 बुज़ुर्गों को हमारे पास अकोमोडेट किया है फॉर जेरियाट्रिक केयर। इसमें एक चीज़ सर सबसे ज़्यादा कॉमन मिली, जब घर का बुज़ुर्ग या घर का कोई ऐसा व्यक्ति जब अस्वस्थ हो जाता है तब व्यक्ति उसका भार ना ढोना पड़े इसलिए उसको कहीं ना कहीं छोड़ के भाग जाता है। अच्छा जी, ये एक बहुत कॉमन चीज़ हमको देखने को मिली है। हमारे जो रेसिडेंशियल केयर यूनिट है हमारा आशांजलि नाम से, उसमें हम लोगों का प्रयास ये रहता है कि जो बुज़ुर्ग हमारे पास आए हैं हम उनको वापस उनकी फैमिली से रीयूनाइट कर पाएँ। हमारा मैक्सिमम टाइम प्रयास यही रहता है, पर सर दुर्भाग्य ये है कि वो प्रयास सफल उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाता, क्योंकि लोगों को यदि पता भी पड़ जाता है कि हमारे घर का व्यक्ति वहाँ है तो भी विरला ही कोई होता है सर जो आके बोलता है कि सर हम अपने पिताजी को वापस ले आना चाहते हैं या हम अपनी माताजी को वापस ले आना चाहते हैं। हाँ, कई बार सोशल ग्राउंड्स के ऊपर जब दबाव बनता है तो व्यक्ति आ जाता है, पुलिस का दबाव अगर उसके ऊपर जाए तो आ जाता है, पर आप मन की बात करें तो शायद मन अब उतना साफ नहीं रहा लोगों का कि वो आके अपने ही माँ बाप को संभालने का प्रयास कर। तो ये जितने भी लोग अभी तक आपके ओल्ड एज केयर होम में आए हैं जी, ये मतलब स्वयं से आते हैं कि आप इन्हें कहीं से रेस्क्यू करते हैं या कोई इन्हें छोड़ जाता है? मतलब वो मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या बड़ा रीज़न है कि वो आपको कहीं ऐसे मिलते हैं या कोई उन्हें छोड़ जा रहा है या आप रेस्क्यू करके लाते हैं? सर मैक्सिमम जो हमारे पास जो फ्लो आता है दैट कम्स फ्रॉम, मतलब इंदौर का सबसे बड़ा चिकित्सा प्रकल्प जिसको कहा जाता है MY जी। MY में सर आप भी जानते होंगे और इंदौर के बहुत से लोग, हमारे जितनी जनता सभी जानते होंगे कि MY में एक स्पेसिफिक वार्ड है जिसका नाम सहारा है। सहारा? हाँ। क्या है वो वार्ड? उस सहारा वार्ड का कंसेप्ट ये है कि वहाँ पे उन बुजुर्गों को रखा जाता है या उन पेशेंट्स को रखा जाता है जिनकी फैमिलीज उनको वहाँ डंप करके चली गई। अब आप सोचिए कि क्या स्तर हो गया होगा मानसिकता का कि जब अपने ही परिवार के एक हिस्से को हम एक अस्पताल में ऐसी जगह छोड़ के चले जा रहे हैं जहाँ पे भाई जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो सरकारी सेवा में जो लोग हैं, वो तो ठीक है, वो अपनी ड्यूटी निभाने के लिए वो काम कर लेंगे, पर क्या वो उतने स्नेह से और उतनी लगन से कर पाएंगे वो चीज़? क्योंकि उनके ऊपर भी लोड तो है सर। मतलब पेरेंट्स को डंप करके जा रहे हैं? पेरेंट्स को डंप करके जा रहे हैं, अपने ब्लड रिलेशंस को। मतलब हम बोल सकते हैं दे आर नाउ वेस्ट फॉर देम। यस, क्योंकि डंप तो कचरे को ही किया जाता है। यस, शब्द तो थोड़ा सा हार्श है, अपने लिए हार्श है, बट लेकिन बोलना पड़ता है। सच्चाई ये है सर। सच्चाई यही है। सच्चाई यही है। तो जब आप, चूँकि आप बहुत क्लोजली चीज़ों को देखते हैं, तो उसमें वो कितना परसेंटेज ऐसा आप देखते हैं कि ये कोई फाइनेंशियल क्राइसिस होगी उसके कारण डंप किया गया उन्हें? कितना लगता होगा आपको कि कुछ होता है ना, फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं, क्योंकि उसके बारे में मैं भी आगे आऊँगा, बहुत सारी गैप्स आ रही हैं चीज़ों में, क्योंकि हम बहुत क्लोजली चीज़ों को देखते हैं। तो आप एक एनालिसिस करते होंगे, तो आपको क्या लगता है मेजर किस बोलेंगे ना, किस कैटेगरीज के बच्चे, कि वो पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो वेल टू डू बच्चे हैं, फाइनेंशियली स्टेबल बच्चे हैं, या परेशानी वाले बच्चे हैं? सर इसको इस श्रेणी में कैटेगराइज करने के बजाय इसकी एकमात्र श्रेणी है जिसमें मैं इसको कैटेगराइज करता हूँ सर, जिसके पास पैसा नहीं है बट जिसके अंदर इच्छा है, वो फिर भी अपने माँ बाप को कैसे भी करके संभालेगा, रख लेते हैं। हाँ, वो रख लेगा।
ना इवन हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं तो हम लोग उनको सिर्फ उसी स्पेसिफिक कंडीशन में रखते हैं कि साहब मेरे माँ हैं, मेरे पिता हैं, मेरी क्षमता नहीं है कि मैं इनकी देखभाल कर पाऊँ, पर मैं चाहता हूँ कि इनका दोनों टाइम तीनों टाइम का भोजन सही मिल जाए, इनको उपचार की आवश्यकता है तो वो प्रॉपर हो जाए, इनकी देख रेख प्रॉपर हो जाए। तो हम फैमिली वाला अगर कोई है तो सिर्फ उन्हीं को अलाउ करते हैं सर। बाकी मोस्टली जो लोग हमारे पास आते हैं वो रेस्क्यू से आते हैं, या फिर जो एक कैटेगरी जो मैं एक ही चीज़ डिफाइन करने का बोल रहा हूँ वो है इंटरपर्सनल डिस्प्यूट्स वाली। ओके, ज़्यादातर वो आते हैं। ज़्यादातर मतलब एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। हमारे पास रिसेंटली ही 1-2 महीने पहले की बात है, एक दादा हम लोगों को खजराने चौराहे से हमने रेस्क्यू करा उनको। एक सोशल वर्कर का मेरे को मैसेज आया कि भैया ये एक दादा हैं, तकरीबन 70 साल के हैं, सड़क पे पड़े हुए हैं सरकारी स्कूल के पास। एग्जैक्ट लोकेशन मेरे को याद है अभी भी उसकी, खजाना स्क्वायर पे सरकारी स्कूल के पास ही पड़े थे वो। तो बोले भैया आप इनको आपके आश्रम ले जाएं। ठीक है, मैंने लड़के को भेजा, हमने उनको वहाँ से डायरेक्ट शिफ्ट कर लिया क्योंकि ही वॉज नॉट इन अ कंडीशन, वो मूव करने की कंडीशन में थे। उनका कंधा फ्रैक्चर है, उनका पैर फ्रैक्चर है, वो उठ के चल नहीं सकते, वो अपने हाथ से कुछ नहीं कर सकते। हमने उनको आश्रम में शिफ्ट करा, हमारे ओल्ड एज केयर होम में शिफ्ट करा। द डे वी शिफ्टेड हिम, हम उस दिन से कंटिन्यूस हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, हमारे जितने व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसके ऊपर उनकी इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट कर रहे हैं कि भैया इस नाम से ये दादा मिले हैं, किन के बेटे हैं, क्या है, कौन इनका बेटा है, आप इनको आके ले जाएं। दादा के पास उनका आधार कार्ड मिला था। हमने उस आधार कार्ड के ऊपर सर्च करने का प्रयास किया तो पता पड़ा कि साहब उनका बेटा वो मकान खाली करके जा चुका है वहाँ। और किस एरिया का था वो आधार कार्ड? बांगड़दा, छोटा बांगड़दा, वहाँ पे वो खाली करके जा चुका है। जब हमने उनको वहाँ पे सर्च करने की कोशिश करी, नहीं मिला, तो देन वी अगेन सॉफ्ट कि अब ठीक है, अभी तो नहीं हो रहा है कुछ। लेटरली वो दादा हमारे पास 1 से 1.25 महीने के तकरीबन रहे होंगे, कम्प्लीटली बेडरिडन थे। ही वॉज एक्स स्मोकर, तो उनके लंग्स काफ़ी ख़राब थे। हम लोगों ने उनका ट्रीटमेंट MY में कराने का प्रयास करा, बट बहुत ज़्यादा कुछ हमको उसमें ट्रीटमेंट में भी आउटपुट नहीं मिला। एंड वन डे अर्ली मॉर्निंग वो हम सबको छोड़ के चले गए। तो उनकी फैमिली का कुछ पता पड़ पाया कि वो द मोस्ट ट्रेजिक थिंग इज़ नाउ सर, जैसे ही हम लोगों ने पोस्ट डाली कि साहब ये अब नहीं रहे हैं और अब हम इनको लेके जा रहे हैं, वह हमने पोस्टमार्टम करा लिया। हमारे पास खजराने थाने से कॉल आया हेड साहब का कि सर ये आपके यहाँ थे। मैंने हाँ सर हमारे यहाँ थे। तो बोले सर इनका कुछ अता पता निकला। टिल टाइम वी गॉट द टेलीफोन नंबर ऑफ हिज सन, उनके बेटे का नंबर हमको मिल गया। उनकी डेथ के बाद उसको फ़ोन करे, ही इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग ऑन फोन्स। थाने से फ़ोन गया तब जाके उसने रिस्पॉन्ड करा। ही डायरेक्टली केम टू MY टू रिसीव द डेड बॉडी ऑफ हिज फादर। ओके। और जब वहाँ पहुँचे तो पता पड़ा कि साहब उसको सारी इन्फॉर्मेशन थी कि आपने रेस्क्यू किया है, कहाँ रेस्क्यू हुआ है, किस डेट को हुए, कहाँ आए, कैसे गए, सब पता था उसको। तो उसके बाद आपकी बात हुई उनसे? हाँ, मेरी बात हुई उनसे। मैंने भैया क्या रीज़न था, आप मेरे को रीज़न बता दो। मैंने ठीक है। बोला सर आपको पता नहीं है, इनका बिहेवियर ठीक नहीं था, इनने हमारे साथ ठीक नहीं करा, हमको बहुत परेशानी दी इनने हमारी अपब्रिंगिंग में, ये सब ऐसा। मेरा उससे एक ही सवाल था, मैंने कहा यार दोस्त तुम ये मुझे बोल सकते हो पर क्या समाज तुमको इसके लिए छोड़ देगा? मेरे को एक चीज़ का जवाब दे दो। मैंने आदमी को किसी का तो डर होना चाहिए ना, अपने माँ बाप का नहीं है ठीक है, ईश्वर का नहीं है ठीक है, जो सामने समाज है कम से कम उससे ही तो डर लो। बिल्कुल, उसको भी जवाब देना ही है ना आपको कहीं ना कहीं। बट नो रिग्रेट। ठीक है सर। वो तो बोले सर अब जैसा उनने किसी के साथ करा होगा वैसा उनके साथ हुआ। तो मैं उसको एक लाइन तो बोल के आया, मैंने कहा दोस्त ये घड़ी मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा तुम्हारे साथ तो ना आए कम से कम, क्योंकि संभावनाएं तो हैं सर, क्योंकि जिसने जो बोया है वो काटेगा। तो सही वो आते ही है वापस। हाँ ये अब ये शायद उनके साथ भी होगा। हम किसी के लिए ऐसा वो तो नहीं कर रहे हैं, पर सर हाँ सबको भोगना तो पड़ता है। तो एक ये चीज़ सर बहुत एक प्रोमिनेंट है कि इंटरपर्सनल डिस्प्यूट्स जहाँ पे जहाँ हो रहे हैं, जहाँ इंटरपर्सनल रिलेशंस गड़बड़ा रहे हैं। अच्छा, इसकी ओरिजिन में जाएं हम। अभी तो हम एक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम अब हो रही है और बढ़ रही है, लेकिन हर एक प्रॉब्लम का एक ओरिजिनेशन होता है कि जहाँ से वो बनती है। तो अगर हम जैसे मैंने एक पुराना एग्जांपल भी दिया आपको, अवतार, तो शायद ये प्रॉब्लम तो उस ज़माने में भी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन उतनी इंटेंस नहीं थी।
100 में से बोलेंगे 2-5% ये केसेस होते होंगे, लेकिन आज के टाइम में जहाँ तक मेरा अनुमान है कि ये 50% क्रॉस कर चुका होगा। तो इसका रूट कॉज क्या होता है? जैसे एक तो आपने बताया कि भाई डिफरेंस इन ओपिनियन, वैल्यूज़ और वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो आपके हिसाब से जब आप एनालिसिस करते हो, क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे रेस्क्यू करते हैं और उनसे बातें भी करते होंगे, बट ऑब्वियस तो वो कुछ आपके साथ शेयर भी करते होंगे क्योंकि आपको दोनों साइड पता है। एक आपने जैसे अभी बताया कि आपने उनकी डेथ के बाद उनके बेटे से भी बात की, और उसके पहले उनसे बात हुई थी कुछ जिनको आपने रेस्क्यू किया था, उन्होंने कुछ बताया वर्जन अपना? नहीं सर, उन्होंने, देखिए क्या होता है सर, जब व्यक्ति के पास कोई सहारा नहीं बचता ना, तो फिर वो जो उसका सहारा बनता है वो उसी का हो जाता है। ओके, है ना। तो वो फिर मेरे को सिर्फ एक ही लाइन बोलते थे कि मेरे को मेरे बेटे से एक बार मिलवा दो। अच्छा, बस उसी के लिए हम लोग इतना प्रयास भी कर रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली दादा जब तक जीवित रहे तब तक वो नहीं मिल पाए। और इस केस के अलावा आप जैसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू करते हैं, कुछ अच्छी कंडीशन में भी होते होंगे जो बताना चाहते होंगे चीज़ों को, तो एक वो वहाँ से क्या एक हमें वे आउट मिलेगा कि रीज़न क्या है, कहाँ से ये प्रॉब्लम ओरिजिनेट हो रही है? न्यूक्लियर फैमिली कल्चर नो डाउट बढ़ रहा है, अब वो अलग अलग कारणों से बढ़ रहा है कि भाई कोई बच्चे पढ़ने गए तो वो लौटे ही नहीं, किसी को जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिल रही हैं तो वो दूसरी सिटी मूव कर रहा है और फैमिली को वहीं रख देता है। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे बुलाते हैं लेकिन पेरेंट्स नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि उनका अटैचमेंट नेटिव प्लेसेस से ज़्यादा होता है। तो आपको कुछ क्या वो प्रॉब्लम समझ में आई कि रूट कॉज अगर हम बोलेंगे तो ये इन सारी समस्याओं की जड़ ये है? सर रूट कॉज अगर अपन बात करें, मतलब मैं थोड़ा सा इसको इस तरीके से बताना चाहूँगा कि द प्रॉब्लम इज ऑफ द सिस्टम। आइडियली अगर देखा जाए फैमिली सिस्टम, यस, फैमिली सिस्टम एंड एजुकेशनल सिस्टम टू, एजुकेशन सिस्टम टू, यस। आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट, ये मेरा ओपिनियन है जस्ट, है ना, कि सर हम लोग सब पढ़ रहे हैं, बच्चे बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, है ना, दे आर गेटिंग वेरी गुड एजुकेशन। थोड़ा सा इसमें अगर हम हमारे शास्त्र जोड़ दें, ओके, है ना, क्योंकि सर देखिए बच्चों को सब कुछ एनवायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ाई जा रही हैं, सोशल ये सब पढ़ाया जा रहा है, हिस्ट्री मतलब पढ़ाई जा रही है। अब तो इतना एडवांस हो गया है कि यस दे आर गेटिंग सेक्स एजुकेशन ऑल्सो इन दैट। कहीं ना कहीं हम पढ़ा तो बहुत रहे हैं, पर कहीं ना कहीं परिवार भी इतना ज़्यादा बिजी हो जाता है, पेरेंट्स अपने बच्चों को उतना ज़्यादा समय दे नहीं पाते हैं क्योंकि उनके ऊपर अपनी एडिशनल लाइबिलिटीज़ होती हैं कि उनको जॉब करना है साहब, उनको हज़ारों EMIs हैं, उनको घर चलाना है, बच्चों की फीस भरना है, बच्चों को पढ़ाना ये सब है, करना बड़ा है, तो उसमें करना है, उतना फ्यूचर के समय- बारे में सोचना है उनके, उसमें उतना समय मिल नहीं पाता है। तो अपने को स्कूल से ही बुक्स के साथ साथ थोड़ा बहुत शास्त्र का ज्ञान देना चाहिए। मेरा पर्सनल ओपिनियन यह है कि सर ये जो वृद्धाश्रम वाला जो ट्रेंड है ये तो हमारी भारतीय संस्कृति का है ही नहीं। आइडियली अगर मैं बोलूँ तो मैं खुद इसके फेवर में नहीं हूँ। आई एम रनिंग अ इंस्टीट्यूट, दैट टू आई एम सेइंग दिस, कि मैं खुद इसके फेवर में नहीं हूँ, है ना, बट द कंडीशंस जो हम लोगों को देखने को मिली उसके कारण हमको ये सेटअप स्टार्ट करना पड़ा ताकि हम लोग एटलीस्ट उन लोगों को थोड़ा सा पेन फ्री कर पाएँ जो उस टिपिकल पेन को बियर कर रहे हैं कि जब उनके साथ कोई नहीं खड़ा है। इसलिए हमने इस इंस्टीट्यूट को सिर्फ स्टार्ट किया, राइट सर। बेसिकली अगर बच्चों को पहले से ही अपब्रिंगिंग ऐसी दी जाए, बच्चों को पहले से समझाया जाए कि भाई आजकल सर संयुक्त परिवार की बात जब अपन करते हैं तो उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। एक समय पे घर था कि जब 2 चाचा साथ में रह रहे हैं, दादी दादा साथ में रह रहे हैं, ताऊ जी साथ में रह रहे हैं, मतलब बहुत बड़ी फैमिली होती थी, फैमिली बड़ी होती थी, तो उसमें बच्चों को रिलेशंस के मायने पता होते थे। अब हम लोग मिलते हैं शादियों में, हम लोग मिलते हैं पार्टीज में, दैट तो खूब से खूब 4 घंटा 6 घंटा, और भी ओकेजनली, तो उसमें रिश्तों के मायने समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो एक मेजर प्रॉब्लम तो सर वो है कि अपने को पहले शुरुआत से ही, अब जो बड़े हो चुके हैं अब उनकी मानसिकता बदलना इज नॉट संभव भी नहीं है अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो, कि उनको आप जो 45 साल 40 साल 50 साल का आदमी हो चुका है अब आप उसको समझाने बैठोगे तो वो आपको 2 चीज़ें एडिशनल समझा सकता है। मतलब उनका वो पॉइंट रहता है कि हम आपके बाप है कि आप हमारे, मतलब वो पॉइंट वो आता है वहाँ पर। तो आप बच्चों को अभी से समझाना चालू करें। बच्चों के जो बुक्स
बुक्स की जो पढ़ाई कर रहे हैं उसके साथ में उनको थोड़ा सा ये ज्ञान भी दिया जाए कि हमारे देश में श्रवण कुमार जैसे बच्चे भी हुए हैं। हाँ, अब मतलब आपने जो नाम लिया श्रवण कुमार, वो तो अब शायद आज के एरा में बच्चों को पता ही नहीं कि कौन थे वो। किसी को हिस्ट्री नहीं पता होगी, बहुत मुश्किल होगा कोई अगर जानता होगा तो। सिलेबस का भी पार्ट नहीं होते हैं वो, जहाँ तक मैंने अभी रिसेंट में देखा तो। हाँ, मतलब मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मेरा बेटा भी पढ़ ही रहा है, तो वो भी 9 ईयर्स का है और 3rd क्लास में, तो अभी तक तो उसके सिलेबस में एज सच कोई चैप्टर मैंने नहीं देखा कि श्रवण कुमार जैसी कोई चीज़ हो। ये सब भी ज़रूरी है सर, है ना। मतलब ठीक है, बच्चे को साइंटिस्ट बनाना इज़ अ गुड थिंग, बट एक अच्छा बच्चा बनाना इज़ मोर। एक्चुअली सर, मैं जो प्रॉब्लम देख पाता हूँ ना, कि आज पेरेंट्स की भी गलती है वो, मतलब मैं भी एक पेरेंट हूँ, तो मैं अपने बच्चों को अलग तरह से उसकी अपब्रिंगिंग कर रहा हूँ। आज माँ बाप बोले तो अपने बच्चों को वो हर कुछ बनाना चाहते हैं जो दूसरा बन रहा है, या जो एक मटेरियल ओरिएंटेड चीज़ है, लेकिन वो उसे अच्छा बेटा नहीं बनाना चाहते, या वो उसे अच्छी बेटी नहीं बनाना चाहते। मतलब मैंने हार्डली सुना होगा कि किसी से मैंने पूछा कि आप क्या बनाना चाहते हो, तो किसी ने मुझे जवाब पलट के दिया हो कि भाई इसे मैं अच्छा बेटा बनाना चाहता हूँ, या इसे अच्छी बेटी बनाना चाहता हूँ, या मैं इसे अच्छा अपना दोस्त बनाना चाहता हूँ। तो मटेरियल ड्रिवन तो हम ही कर देते हैं शुरू से उनकी अपब्रिंगिंग में, कि भाई तुझे ये बनना है, या शायद जो सपने हम नहीं पूरे कर पाए अपनी लाइफ में वो उनको थोपते हैं कि भाई तुझे ये करना है। तो इससे भी कहीं ना कहीं एक इमोशनल डिसकनेक्शन आ रहा है। इमोशनल डिसकनेक्शन आ रहा है सर, क्योंकि अगर आप उसको ओवरबर्डन कर दोगे, उसको ओवर स्ट्रेस्ड कर दोगे, तो उसका फिर ठीक है, उसका फोकस बन गया कि मेरे को यही करना है। सर देखिए, मानव जीवन है, उसमें एक चीज़ होती है कि व्यक्ति एक ही चीज़ से एक समय पर अटैच हो पाता है ना। ऐसा नहीं होता कि एक ही साथ हम 5 जगह अटैच्ड हो जाए, नहीं। इफ़ समबडी इज़ गुड इन स्टडीज़, ही इज़ डेफिनेटली गुड इन स्टडीज़, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा फिर उसमें उसका इमोशंस वाला पार्ट गड़बड़ा जाता है। वो उतना अच्छे तरीके से दूसरी चीज़ों से फेमिलियर नहीं हो पाता जितना उसको होना चाहिए। सारे मूल्यों पे एक साथ काम करना ज़रूरी है। थोड़ा थोड़ा करिए, पर सारे मूल्यों पे करिए। अच्छा, आपने अध्यात्म को जोड़ने की बात करी हमारे एजुकेशनल सिस्टम से। चलिए, एजुकेशनल सिस्टम से जोड़ने में तो एक वो बहुत लंबा प्रोसेस होगा, उसमें बहुत टाइम लगेगा, पता नहीं क्या क्या चीज़ें चेंज करना पड़ेंगी, और वो पॉलिसी ड्रिवन मैटर ज़्यादा है। लेकिन अगर हम बात करें कि इंस्टेंटली फैमिलीज़ अगर अपने उस सिस्टम में जोड़ दें आज चीज़ें, जैसे मैं इसलिए पूछता हूँ, इसमें मेरा भी फ़ायदा है भाई, मैं भी एक बच्चे का पिता हूँ, कल को वो भी बड़ा होगा। दो हम तो बहुत अटैच्ड हैं हमारी फैमिली से, हमारी भी जॉइंट फैमिली में ही रहते हैं, पापा मम्मी के साथ ही रहते हैं, पूरी फैमिली साथ में रहती है। लेकिन आगे की अब गारंटी मुश्किल होती जा रही है कि भाई मेरा बेटा मेरे साथ रहेगा कि नहीं। तो हम वो अध्यात्म से रिलेटेड क्या चीज़ अभी से हमारी फैमिली सिस्टम में डाल दें? सर, इसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि इन्वॉल्व देम इन सर्विस। ओके, सर्विस ऑफ ह्यूमन सर्विस। उनको दिन का, मतलब वीक का एक दिन कोई सा आप सिलेक्ट कर लीजिए, जब आप भी फ्री रहते हो, जब आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा मतलब वो दूसरी चीज़ों में आप व्यस्त ना हो, एक दिन के लिए उनको कहीं भी लेके जाएं जहाँ पे वो मानव सेवा कर सके। सेवा से जोड़ दीजिए बस। सर, सेवा से जुड़ने से एक चीज़ ये हो जाएगी कि उसके मन में भावनात्मक एक जुड़ाव बनना शुरू हो जाएगा, और जब वो बनना शुरू होता है तो बहुत सारी चीज़ें ठीक होती हैं। आप मानेंगे, मेरा बेटा खुद हर सैटरडे संडे आता है ओल्ड एज होम पे, वो 2 दिन वहीं रहता है। 2 दिन 2 रात वहीं रहता है, और वो सारे दादा दादा जितने हैं सबके साथ मस्ती करता है, खेलता है, और उससे ज़्यादा खुश वो बुज़ुर्ग होते हैं वहाँ पे जो हैं। अच्छा, आपने एक ये जो बात बोली ना, ओल्ड एज होम आता है, और मैं अब ये भी एक चीज़ देख रहा हूँ, जैसे हम जब छोटे थे तो हम नानी के घर जाते थे, अब हो ये रहा है कि बच्चे लोग दादी के घर आते हैं। मतलब वो एक जो डिसबैलेंस हो गया है, क्योंकि दादी और नानी से भी हम लोग को बहुत कुछ चीज़ें मिलती हैं। आज मैं ये चीज़ें इसलिए बता पाता हूँ क्योंकि हमारे घर में हमारे पापा मम्मी वो हमारे बच्चों के दादा दादी हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें उनको दे पाते हैं, उन्हें बता पाते हैं, उन्हें सिखा पाते हैं, जो शायद हम एक डेली रूटीन या बिजी रूटीन में नहीं बता पाते। तो एक जो वो गाइडेंस और वो जो मेंटरशिप उनको वो दे रहे हैं, वो शायद हम नहीं दे पा रहे हैं अभी। और कहीं ना कहीं एक ये रीज़न भी है कि न्यूक्लियर फैमिली के कारण वो जो बच्चे हैं जो अपने अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं बिना दादा दादी के, वो वैल्यू ट्रांसफ़र नहीं हो रही है। सर, वो सबसे ज़्यादा अपना बचपन ही मिस कर रहे हैं, और वो बचपन की वो सीखें मिस कर रहे हैं जो सिर्फ कहानियों के माध्यम से हमको मिली है, और सिर्फ वो दादा दादी दे सकते हैं। सिर्फ दादा दादी नाना नानी उस एज ग्रुप के लोग ही दे सकते हैं। उसके अलावा आप और हम प्रयास भी करेंगे तो हम शायद उतना अच्छे से ना दे पाए।
बिल्कुल नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमें नहीं है टाइम इतना, और हम वो बोले ना वो तरीके से दे नहीं पाएंगे, क्योंकि हम उनके लिए उनके माँ बाप हैं और वो उनके दादा दादी हैं। तो ये एक कॉस्ट तो है। अब क्योंकि आप एक अलग चीज़ पे काम कर रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं कि जो लोग डिसीज्ड हैं, जो बोलेंगे कि फैमिली ने डिसीज्ड होने के कारण उनको छोड़ दिया। एक होता है एक नॉर्मल ओल्ड एज होम चलाना, एक होता है ऐसे लोगों का ओल्ड एज होम चलाना जिनको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है, उनको पल पल अटेंशन की ज़रूरत है, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, उनको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। क्योंकि ये मैं इसलिए समझ पाता हूँ कि हम चूँकि जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो मेरी दादी और मेरे दादा, उन लोगों की हमने काफ़ी मेडिकल ट्रीटमेंट्स और वो सारी चीज़ें देखी हैं। तो मुझे पता है कितनी प्रिकॉशंस, कितनी केयर, मतलब रात रात भर जागना भी पड़ता है। वो जो बूढ़े होते हैं वो बच्चे के समान हो जाते हैं, मतलब हर कुछ सब चीज़ें उनकी बेड पे ही होती है। तो कितना टफ होता है ऐसे ओल्ड एज होम को चलाना कंपेयर टू जहाँ पर नॉर्मल है कि हाँ भाई ठीक है, ये लोग सिर्फ घर से निकाले गए हैं लेकिन फिट हैं, अभी भी बातें कर सकते हैं, अभी भी अपना काम खुद कर सकते हैं। सर मुश्किल तो है। अब हम लोग जितनी केयर उनकी एक ओल्ड एज के रूम में कर सकते हैं, एयरबेड लगा दिया है, उनको पोस्चर चेंजिंग हम लोग कराते हैं बोल बोल के कि सर आपको करवट बदलो दादा, करवट बदलो, पोस्चर चेंज करा देते हैं। मील्स वगैरह हमारा स्टाफ ही खुद हाथ से खिलाता है। बट हाँ सर, ये मान के चलिए कि 33-40 बुजुर्ग मेरे पास ऑलरेडी अभी हैं। तो पूरा दिन कहाँ ख़त्म हो जाता है हमको नहीं पता पड़ता है। सुबह 7 बजे से जो चालू होते हैं तो रात को 11-11:30 बजे तक उनका मेंटेनेंस चलता रहता है। एंड वी नेवर नो कि नाइट में हमको कब उठ के आना है। हाँ, क्योंकि वो तो मेडिकल कंडीशन नाइट में भी नेवर नो कि हमको कब उठ के आना है और किसको कब हमको लेके MY दौड़ना पड़ेगा। अच्छा, उनका ट्रीटमेंट का होता है पूरा MY? हाँ सर, इसमें मुझे सबसे बड़ी जो सहायता है वो MY हॉस्पिटल की। ओके। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू अशोक यादव सर, जो अभी संयुक्त संचालक हैं MY के। ओके। कि उन्होंने इस मामले में हमको काफ़ी मदद कर रखी है कि हमारे पेशेंट्स जब वहाँ जाते हैं तो इलाज डेफिनेटली होता, सबका ही होता है, बट हाँ हमको उतना ज़्यादा डिले नहीं हो पाता, क्योंकि वहाँ पर रश इतना होता है कि एक जैसे इमरजेंसी वार्ड में अगर कोई पेशेंट गया तो 20 बेड इमरजेंसी वार्ड में लगे हैं, 18-19 वहाँ पे स्टाफ पूरे टाइम दौड़ते रहते हैं। तो उसमें हमारे को थोड़ा सा स्पेशल अटेंशन मिल जाता है उस समय पे, क्योंकि वी आर टेकिंग द पेशेंट्स फ्रॉम देयर ऑल्सो, जिनको हम लोग केयर कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा जल्दी हम लोगों को अप्रोच कर लिया। और प्राइवेट हॉस्पिटल में ऐसे फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती है ऐसे पेशेंट्स? सर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इट इज़ डेफिनेटली वेरी मच कॉस्टली। एंड हम लोग तो उनका ऐसा कोई विंग नहीं होता कि जिसमें नहीं सर CSR कॉन्सेप्ट पे कुछ होता हो? सर अभी तक तो मेरे नॉलेज में तो ऐसा नहीं आया है। अगर वो होता भी होगा तो डेफिनेटली बड़े इंस्टीट्यूट्स में ही होता होगा। अरविंदो हो गया या इस टाइप के जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं उसी में होगा वो। बाकी हाँ, एक अगर अपन गवर्नमेंट फैसिलिटी की बात करें, बिकॉज MY इज़ नियरेस्ट टू मी, अगर हम लोग एक बड़े गवर्नमेंट स्पेशलिटी की बात करें तो वहाँ पे MY में हमको सुविधाएं मिल जाती हैं। पूरा तंत्र वहाँ पे हमारे लिए काफ़ी मददगार होता है। ओके। तो अभी आप इतने सारे बोलेंगे लोगों के साथ जब रहते हैं तो बट ऑब्वियस वो आपसे कुछ ना कुछ शेयर भी करते होंगे, और इसके पहले मैं पूछना चाहूँगा ये सब करने का आपका क्या मोटिव और आपका क्या वो हिट पॉइंट रहा? क्योंकि जब आप उन लोगों की सेवा कर रहे हैं जिनको अपनों ने छोड़ा हुआ है, मतलब उनके ही बेटों ने या बेटियों ने छोड़ा हुआ है, तो जब वो उनकी केयर नहीं कर रहे तो आप क्यों कर रहे हैं? आपका क्या मोटिव है? मतलब क्या वो हिट पॉइंट रहा कि आपने सोचा कि नहीं करना है ये? सर इस इंस्टीट्यूट को स्टार्ट करने का, इस NGO को स्टार्ट करने का बेसिक जो एक मेरे को मोटिवेशन मिला, दैट वाज मेरे ग्रैंडफादर। मतलब वो मेरा एक पर्सनल वो था कि मेरे ग्रैंडफादर एक्सपायर्ड इन एज ऑफ 94 ईयर्स। ही वॉज अ पुलिसमैन। 94 ईयर्स में वो हम सबको छोड़ के चले गए, बट उनके जीवन के जो आखिरी के 4 साल की व्यथा थी वो बहुत बुरी रही, क्योंकि उनको पैरालिसिस हो गया। पैरालिसिस होने के बाद एक कंडीशन होती है विच इज़ कॉल्ड एज वेस्कुलर डिमेंशिया। वेस्कुलर डिमेंशिया? हाँ, उसमें सर जो पैरालिसिस या जो इस प्रकार के लोग रहते हैं उनके अंदर जो मेमोरी लॉसेस चालू हो जाते हैं। हाँ, वो तो, हाँ, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ क्वाइट ऑफन रहता है। हाँ, वो होता है वो, दैट इज़ कॉल्ड एज वेस्कुलर डिमेंशिया। तो कई बार उनके साथ वो भूल जाते थे। वो लास्ट में मुझे याद है जो उनका लास्ट के 2-3 महीने थे तो वो
मेरे अलावा मेरी भी सिर्फ चेहरा याद रहता था उनको, नाम वो नहीं नाम याद पाते नहीं थे। रहता था। सिर्फ चेहरा याद रहता था और मेरी आवाज़ पे वो खाना खा लेते थे और ये सब चीज़ें कर लेते थे। एक दिन मैं मेरी ड्यूटी से, आई एम डूइंग माई जॉब ऑल्सो, तो एक दिन मैं मेरी ड्यूटी से पहुंचने में काफ़ी लेट हो गया। एंड दैट डे दादा ने हमारे उनकी शुगर की दवाई तो ले ली थी, बट वो ये भूल गए कि मैंने दवाई भी ले ली और खाना भी नहीं खाया। सो जब मैं पहुंचा तो उस समय पे उनकी शुगर वॉज 56। मैं रात को 11:30 बजे पहुंचा था, पूरा परिवार वहीं था। पर अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, जब इस एज में आने के बाद व्यक्ति चिड़चिड़ा बहुत आ जाता है, तो बहुत सभी लोग जाके उनको बोल नहीं सकते थे, वो सिर्फ मेरी बात सुनते थे कि दादा क्या खाना खाना है कि नहीं खाना है। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो उनकी शुगर 56 हो चुकी थी, तो हम लोग तुरंत उनको लेके त्रिवेणी हॉस्पिटल गए। हम लोगों ने वहाँ पे उनको एडमिट करवाया, शुगर कंटेंट उनको गया, तो ही बिकेम अगेन कॉन्शियस ओरिएंटेड। बट अनफॉर्चुनेटली ही गॉट निमोनिया, एस्पिरेटरी निमोनिया हो गया उनको, निमोनाइटिस हो गया, जिसके कारण 3 दिन तक काफ़ी लड़ा उन्होंने उससे जीतने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली 94 ईयर्स में उनके शरीर ने उनका साथ नहीं दिया एंड वो हमको छोड़ के चले गए। तो अगर आइडियली माने तो वो एक पॉइंट था और वो कहीं ना कहीं मेरे मन की कसक थी कि यार मैं उनके लिए कुछ कर नहीं पाया। मैं अगर उस दिन समय पे आ जाता तो शायद ये नहीं होता। तो वो एक पॉइंट था। उसके बाद सर 2-3 हमने कई बार ऐसा देखा है सर कि सड़कों पे बहुत से लोग मर जाते हैं। मेरे कुछ नोन फ्रेंड्स हैं जो कि सोशल सर्विस में ही इन्वॉल्व हैं, दे आर डूइंग दिस सर्विस कि वो जो लावारिस लोग होते हैं उनका दाह संस्कार करते हैं। सो ऐसी कंडीशन भी क्यों होती है कि लोग सड़कों पे ही मर जाते हैं, एक वो पॉइंट था। तो ये 2-3 पॉइंट्स थे सर। जब मैंने अपनी टीम के साथ जो हमारे कोर मेंबर्स हैं हमारे एनजीओ के, हमने उनसे डिस्कस किया, तो देन वी केम टू अ कंक्लूजन कि हमको एक ओल्ड एज होम स्टार्ट करना है, बट वो इस तरीके से करना है कि जहाँ पे हम लोग उनको रखें, उनको संभालें जिनको एक्चुअली सेवा की आवश्यकता, जो खुद अपने बल पे 1 कदम 2 कदम चलने में भी असमर्थ हैं। मुझे तो ये लगता है कि शायद जब मैं ये कर पाऊंगा तो मैं मेरी उस गिल्ट से निकल पाऊंगा कि मैं उस दिन समय पे चला जाता तो ठीक रहता। तो अच्छा, मतलब आपका जो इंसिडेंट है समवॉट वो मेरे वाली चीज़ों से भी कोरिलेट करता है। मतलब इसमें आपने जो बताया ना कि दादा के लिए हमेशा क्या होता है कि बेटे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनके पोते होते हैं, पोता पोती जो भी होता है वो होता है। क्योंकि मैंने भी बहुत क्लोजली वो चीज़ें करी हैं। मतलब मेरी दादी और मेरे दादा भी मेरे हाथ से ही खाना खाते थे, और लास्ट मतलब दोनों ने जो प्राण त्यागना बोलते, और मैंने एक्चुअली वो देखे, फिर वो मेरी गोद में त्यागे थे उन्होंने। और क्या होता था कि वो जो आपने भूलने वाला बोला ना, उनको याद ही नहीं रहता था कि मैंने क्या किया। कई बार वो यूरिन भी बेड पे ही कर देते थे, फिर मुझसे बोलते थे मैंने ये कर दिया। मैंने ठीक है आपने कर दिया तो वो क्लीन हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो अब जो प्रॉब्लम है कि अगर यही चलता रहा तो फिर सपोज जैसे अभी हम तो जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, तो हमारे दादा को उनके पोते मिले हुए हैं, लेकिन अगर सेम न्यूक्लियर की बात करें तो वहाँ तो वो दादा पोते वाला कुछ कॉम्बिनेशन बैठ ही नहीं रहा है। अब जब ये चीज़ें हो ही नहीं रही हैं तो क्या ये सिस्टम आगे चल के क्या होगा, कोलैप्स हो जाएगा फैमिली सिस्टम। मतलब मैं समझ नहीं पाता हूँ कई बार, जॉइंट फैमिली ठीक है, वो एक अपना बढ़ा रही हैं चीज़ों को, लेकिन जब अगर चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी, ऐसे ही न्यूक्लियर फैमिली बढ़ती जाएंगी, तो वो जो हम बोलते हैं ना एक फैमिली सिस्टम, एक फैमिली वैल्यूज़ या फैमिली कल्चर, या वो पास ऑन करते हैं हम चीज़ों को, जनरेशनल, बहुत सारी चीज़ें हम जनरेशनल बोलते हैं कि यार वो मेरे दादा से मिला, तो उनके पास तो ना वो किस्से होंगे, ना कहानियाँ होंगी, ना वो कुछ बताने के लिए होगा। तो अब ये जो एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही, अब आज के लोग उसको समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो इट। सर समझने के प्रयास भी करते होंगे तो शायद कंडीशंस ऐसी हैं कि अब वो उसको समझ नहीं पा रहे हैं, इतना स्ट्रेसफुल लाइफ पैटर्न हो चुका है। आप मान के चलिए आजकल लोगों को अपने स्वास्थ्य की वो नहीं रख पा रहे हैं, वो कि हम किस ओर जा रहे हैं, तो वो बाकी सब वैल्यूज़ तक तो कहाँ जाएंगे। जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो हम दूसरी चीज़ें कर पाएंगे, है ना। तो आजकल का लाइफ पैटर्न जो हो गया है, व्यक्ति को दबाव इतना आ चुका है अपने मानसिक तौर से कि साहब मेरे को सामाजिक स्तर मेरा मेंटेन करके रखना है, मेरे को मेरा सोशल स्टिग्मा मेंटेन करके रखना है, मेरे को मेरी लेविशनेस मेंटेन करके रखनी है लाइफ की। तो उस चक्कर में कमाते जाओ वाली अवस्था हो रही है। लोग
कार आजकल सुविधा के लिए कम खरीदते हैं, कार इसलिए खरीदते हैं कि साहब उसके पास ये कार है तो हमारे पास भी होनी चाहिए। आपको कार चाहिए तो ज़रूरी है कि आप थार में चलोगे तो ही वो कार कहलाएगी? नहीं ना। कार का मतलब बेसिक फंक्शन तो ट्रैवल है, ट्रैवलिंग है। सो भाई ट्रैवलिंग के लिए अगर आपको चाहिए तो आप ऑल्टो 800 में भी कर सकते हो, कम से कम उतना बर्डन आपके पास कम हो गया। इट इज़ जेन्युइनली योर पर्सनल ओपिनियन कि आपको यही गाड़ी चाहिए। मेरा ये मानना है कि एडजस्टमेंट्स करने आने चाहिए व्यक्ति को लाइफ में, अब वो चाहे फाइनेंशियल क्यों ना हो, क्यों क्योंकि कहीं ना कहीं वो सब बैकफायर कर रही हैं आपके दूसरे रिलेशंस पे या इमोशंस पे। कर ही रही हैं। जितने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डिस्प्यूट्स होते हैं वो सब इसी प्रेशर के अंतर्गत हो रहे हैं ना। फाइनेंशियल भाई हस्बैंड वाइफ को समय नहीं दे पा रहा है, माँ बाप बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं, हम अपने रिश्तेदारों को समय नहीं दे पा रहे हैं। क्यों? हम एक ही दौड़ में दौड़ रहे हैं, सिर्फ पैसा। क्योंकि आजकल वैल्यू ही सबसे ज़्यादा उसी चीज़ की है। भाई आज अगर मैं हाथ में राडो की घड़ी पहन के घूम रहा हूँ तो लोग मेरे को ज़्यादा अच्छे से देख रहे हैं पलट के। क्यों? क्योंकि भाई उस घड़ी की ज़्यादा वैल्यू है, उस व्यक्ति की वैल्यू होना चाहिए सर मेरे हिसाब से तो, कि वो क्या कर रहा है। अच्छा, आप अभी इतने लोगों की टेक केयर कर रहे हैं, तो ऐसा कोई है आपके पास जिसने कुछ शेयर किया हो आपसे और वो मतलब आपको लगा कि ये तो एक्सट्रीम है अब किसी भी चीज़ का? होता है ना कि क्योंकि मुझे तो बहुत सारे किस्से पता है, अभी कोविड में भी हुए हैं और हम देखते भी रहते हैं। और अगर आपको पता हो तो एक दिल्ली में एक हैं संटी जी, जो वो अपना भगत सिंह करके कुछ संस्थान चलाते, तो मैं उनके काफ़ी वीडियोस देखता हूँ, तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे किस्से बताए हैं कि वो कोविड टाइम के किस्से, हालांकि वो कि बच्चे आए ही नहीं लेने, बच्चों ने बोला, फ़ोन करके बोल दिया कि आप तो इनको कर दो जो करना है। और कहीं ने उनके मतलब जब माँ बाप की डेथ हो गई तो थंब लेके उन्होंने पेपर पे कुछ थंब लगवाए। तो ऐसा कोई मतलब, मैं पर्टिकुलर इंदौर की बात इसलिए कर रहा हूँ कि इंदौर में ऐसा होता नहीं था, क्योंकि अब इंदौर भी एक अलग राह पे, वही जो आपने बोला पैसे, और वो बढ़ रहा है, मनी ड्रिवन होता जा रहा है, मटेरियल ड्रिवन होता जा रहा है। तो उस चक्कर में यहाँ पर भी अब ये चीज़ें बढ़ेंगी। तो कोई ऐसी एक्सट्रीम इंसिडेंस आपको किसी ने बताया हो कि यार, और आपको पता हो कि यार ही इज़ फ्रॉम वेल टू डू फैमिली, देन टू ये हमारे यहाँ पढ़ें? सर मेरे पास अभी कुछ दिनों पहले, जैसे जो हमारा मेन एक ड्रेनेज है जहाँ से हमारे पास रेसिडेंट्स आते हैं, वहीं से एक दादा आए थे। ही वॉज फ्रॉम सिख कम्युनिटी, सर्विस ओरिएंटेड कम्युनिटी होती है, वो सेवा में बहुत बिलीव करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली वो जब हमारे पास आए और हमने जब उनके बारे में पता करने का प्रयास किया, तो ही वॉज नॉट विथ हिज फैमिली फ्रॉम 17 ईयर्स। ओके, 17 साल वो कहीं पे भर्ती हुए थे, वहाँ से उनका उपचार हुआ जितना होना था इंदौर की। उसके बाद वो एमवाई पहुँच गए किसी तरीके से। एमवाई में उनका थोड़ा बहुत जो ट्रीटमेंट होना था वो हुआ, ठीक है। उनके साथ भी समस्या रही हैं। वो जब फैमिली मेरे को मिली बाद में तो पता पड़ा कि ही वॉज क्रोनिक अल्कोहलिक, बहुत शराब पी उन्होंने, परिवार को कभी मेंटेन नहीं रखा, कुछ नहीं रखा। बट ठीक है, जब व्यक्ति इस दशा में है कि उसको आपके सहारे की ज़रूरत है, तो मेरा ये मानना है कि हमको उसके दोष भूल के अपने जो अपने अंदर की शुभता है या अपने अंदर की जो आत्मीयता है उसको बाहर करना चाहिए। वो लोग भी लास्ट में तब आ पाए जब वो नहीं रहे, बट इन्फॉर्मेशंस दे डू ऑल हैव। ओके, तो ये एक चीज़ होती है सर, क्योंकि मेरे पास मोस्टली वही लोग आते हैं कि जिनका परिवार या तो नहीं रहे, या तो है नहीं, या तो जिन्होंने काफ़ी लंबे समय पहले छोड़ दिया था। एक छोटा सा चैलेंज ये भी होता है हमारे लिए कि हमारे पास फिजिकल हेल्थ इलनेस के साथ साथ मेंटल हेल्थ इलनेस वाले लोग भी आते हैं। ओके, है ना, तो उनसे बहुत ज़्यादा जानकारी निकाल पाना इज़ ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट होता है वो, क्योंकि वो दे आर नॉट इन दैट माइंडसेट कि वो बता पाए। तो हम लोग प्रयास ये करते हैं कि अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से जितनी जानकारी हमें है हम उतनी जानकारी सर्कुलेट कर दें। ओके, कोई तो आए कहीं से तो अप्रोच हो पाए। और हमारा प्रयास तो रहता है कि हम वापस उनको रियूनाइट कर पाएँ, बट अल्टीमेटली इट्स गॉड्स विश, वो जो चाहेगा वो होगा। अच्छा, आप बहुत क्लोजली चीज़ों में काम कर रहे हैं और इसलिए बहुत सारी, क्या होता है ना, हम लोगों का ये जो डिस्कशन है इससे हम हमेशा कोशिश करते हैं कि
प्रॉब्लम तो पता ही है, सबको पता है, लेकिन कुछ सॉल्यूशन डिराइव करें। अभी हम बोलते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक हम देख लेते हैं, दूसरा कभी कभी नहीं देखते हैं। अब जैसे यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं कि बच्चे पेरेंट्स को निकाल रहे हैं, लेकिन अगर मैं बच्चों की साइड उनका अगर फेवर लूँ थोड़ा सा, तो क्या होता है कि पेरेंट्स भी अब चूँकि जनरेशनल गैप्स बढ़ रहा है धीरे धीरे। हमारे ज़माने में क्योंकि हम ऐसी जनरेशन है जो सब कुछ देख रही है, हमने वो एक टेलीफोन भी देखा है, तो आज हम वो मोबाइल भी देख रहे हैं और आगे पता नहीं हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है हर चीज़ का, और बट ऑब्वियस है वैल्यूज़ का भी हो रहा है, प्रोसेसेस का भी हो रहा है, सिस्टम्स का भी हो रहा है, लाइफस्टाइल का भी हो रहा है, हर चीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो पेरेंट्स हैं वो आज भी मतलब फर्म होते हैं अपनी उन वैल्यूज़ के लिए जिनको थोड़ा सा बच्चों को लगता है कि हम मॉडिफाई करना चाहिए, या बच्चों को लगता है कि उनके हिसाब से उनको अडॉप्ट करना चाहिए। जैसे मैं वही बता रहा हूँ, मतलब इसका एक किस्सा मेरे घर में भी हुआ है। जैसे हम लोग पहले चाल में रहते थे, चाल में, अब ठीक है हम चाल में रहे, सब कुछ किया, ग्रो किया। अब हम लोगों ने घर बनाया एक कॉलोनी में, तो मेरे दादाजी जाने को तैयार नहीं थे। मतलब वो घर हम लोगों ने 2008 में बन के तैयार हो गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, मतलब तो मेरे पापा नहीं गए, मेरे पापा ने मना कर दिया तो मैं नहीं गया। तो हम लोग लगभग वो 3 साल वापस चाल में ही रहे। मतलब वो स्टक थे कि मुझे नहीं जाना। हम एक दिन के लिए उनको ले गए तो बोले मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, वापस चलो। तो कई बार ऐसी सिचुएशन भी आती। चलो हम लोगों ने तो वो, हम इतने वो नहीं थे, तो हम लोग वहीं रुके जहाँ वो रहना चाहते थे। लेकिन कई बार होता है ना कि बच्चों की फिर ख्वाहिशें होती है कि यार इतनी मेहनत से हम लोगों ने ये सब चीज़ें की, और कंफर्ट उनको भी मिलता है, लेकिन कई बार पेरेंट्स स्टिक रहते हैं अपनी चीज़ों पे। तो क्या वो चेंजेस, मैं अब उन पेरेंट्स की तो बात नहीं कर रहा हूँ जो आपके यहाँ अभी डिसीज़ हैं, क्योंकि अब वो स्टेज में ही नहीं है, लेकिन बोलते हैं ना एक अर्ली स्टेज होती है 60s वाली, या जब वो समझने की उनमें क्षमता होती है, तो पेरेंट्स को भी क्या वो चीज़ें करते रहना चाहिए। बोलते ना लाइफ इज़ ऑल अबाउट एडजस्टमेंट एंड फैमिली इज़ ऑल अबाउट कॉम्प्रोमाइज़ेस, कि हमें हर कहीं एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ेस करना पड़ेंगे। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे उन पेरेंट्स को जो ये क्लैशेस ना बढ़े और नौबत फिर उस चीज़ पे ना आए जिस चीज़ के लिए आप अभी फाइट कर रहे हैं? सर देखिए, इसके अंदर आपने जो सवाल किया उसी में उसका जवाब भी था कि यस, एडजस्टमेंट्स। बच्चे जो अपनी स्वेच्छा से अपने माता पिता की देखभाल करने को तैयार हैं, उनके माता पिता को उनको सराहना देनी चाहिए कि आप एटलीस्ट उनके साथ रह रहे हो, आप उनके साथ रहने को तैयार हो। आप उनकी बातों को, ठीक है आप 100% मत मानो, आपने हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है जीवन, आपने हमसे ज़्यादा अनुभव लिए हैं, आपका जुड़ाव हमसे ज़्यादा बाकी सब चीज़ों से रहा है, हम स्वीकारते हैं इस चीज़ को बच्चे होने के नाते। पर यदि कहीं ना कहीं अपडेशंस होना चाहिए तो उसमें आप थोड़ा तो हम लोगों को सपोर्ट करें, ताकि देखिए अगर जैसा आपने बताया कि आपने घर बनाया, आप वहाँ शिफ्ट होना चाह रहे थे, तो ठीक है, मतलब दैट इज अपडेशन ओनली ना, अपडेशन ओनली, अपन डिटोरेशन की तरफ तो नहीं जा रहे। और वो अच्छे के लिए हो रहा था, वो अच्छे के लिए हो रहा था, वो अच्छे के लिए हो रहा था। पर डेफिनेटली उनको भी कहीं ना कहीं कंफर्ट ही मिलता वहाँ पे, है ना। ठीक है, वो सराउंडिंग नहीं मिल पाती जहाँ उनके दोस्त यार थे, वो नहीं हो पाता, पर हाँ एक कंफर्टफुल लाइफ आ जाती है अपने पास, जहाँ पे हम अपने परिवार के साथ ही सारी दोस्ती निभा सकते थे। वीक में आप 1-2 बार चाहते तो आप, मेरे हिसाब से आप मना नहीं करते उनको, अगर वो आपको बोलते कि मेरे को भाई 2 दिन वहाँ लेके चलो, तो वो करते हैं आप, बिल्कुल। तो थोड़ा सा पेरेंट्स को भी सर ये चीज़ देखनी चाहिए कि आजकल की जितनी स्ट्रेसफुल लाइफ है, तो उसके अंदर किसी भी चीज़ को लेके इम्पल्सिवली रिएक्ट ना करें। मेरे को इसी से इम्पल्सिव रिएक्शन से एक चीज़ याद आई सर, अभी रिसेंटली हमारे पास एक कपल आया था, एक दादी दादा थे, उनको हमने अपना ये MY के आगे से जो पेट्रोल पंप है वहाँ से रेस्क्यू किया था। वो दोनों वहाँ पे बैठे हुए थे, हाँ दवा बाजार के जस्ट सामने, वो वहाँ पे बैठे हुए थे सड़क पे। तो हमने जब उनको रेस्क्यू किया तो हमें उन्होंने ये कहानी बताई कि साहब हमको हमारे बच्चों ने घर से निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ठीक है, हम उनको थाने पे लेके गए, थाने पे ले आके उनका लिखवाया कि साहब हम लोग इनको आश्रम लेके जा रहे हैं, और हमने वहाँ पे वो लेटर देके हम दादा दादी को ले आए। मतलब आप रेस्क्यू करने के पहले एक लीगली कुछ फॉर्मेलिटी करना पड़ता है। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर रेस्क्यू, क्योंकि बिना उसके भाई अगर हम उनको ले जाते हैं तो फिर पता ही नहीं है किसी को कि कहाँ ले गए, है ना। तो एटलीस्ट
दैट पुलिस स्टेशन शुड नो, जो उस एरिया का है उस पुलिस स्टेशन पे हम लोग एक नोटिफिकेशन ज़रूर देते हैं कि सर ये वृद्ध हमको इस जगह पे मिला है और हम इनको इस आश्रम में ले जा रहे हैं, यदि आपके पास कोई सूचना आती है इस प्रकार के व्यक्ति को ढूंढने की तो आप उनको आश्रम में हाँ, बेसिकली अगर उनके बच्चे अगर कनेक्ट करेंगे तो थाने पे कंप्लेंट करेंगे, सबसे पहले वहीं करेंगे। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर उस मीन से उस राह से भी हमारे पास आ पाए तो आ जाए परिवार। सर वो हमारे पास रहे 15-20 दिन, उसके बाद उनके डॉटर इन लॉ और उनका बेटा हमारे पास आए, और जब वो हमारे पास आए तो उन्होंने एक अलग कहानी हमको बताई। मैंने इसीलिए पूछा ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं सर। उसमें ये कहानी थी कि साहब घर में एक छोटा सा झगड़ा हुआ था, जिसके चक्कर में माता जी को थोड़ा सा गुस्सा आ गया और वो दादा को अपने साथ लेके घर से निकल गई। इतना भी इम्पल्सिव रिएक्शन सही नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। वो दादा प्रॉपरली चल नहीं पाते थे, उनको पैर में कुछ समस्या थी। माता जी वॉज क्वाइट फिट एज कम्पेयर टू जो दादा थे। वो माता जी अपना चल फिर के सारा काम कर लेती थी और दादा को भी खुद ही वो हाथ पकड़ के लाना ले जाना सब कर रही थी। पर कहीं ना कहीं उनका वो एक इम्पल्सिव रिएक्शन जो था उसकी वजह से एक परिवार में कहीं ना कहीं दरार आ गई, है ना। वो एक जो गांठ बन जाती है ना सर मन में, वो परसिस्टेंट रह जाएगी अब वो उस परिवार में हमेशा, कि भाई आप तो घर छोड़ के चले गए थे और आश्रम में चले गए थे। दे गॉट द नोटिफिकेशन फ्रॉम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ओनली। उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ही पता पड़ा कि साहब इनको यहाँ इस जगह से रेस्क्यू करके इस नाम से आश्रम में ले जाया गया है। फेसबुक पोस्ट देख के वो आए थे हमारी, वो आए, उनको लेके गए। माता जी ने जब उनके बेटे और बहू को देखा तो उस समय उनकी अश्रुधारा बह गई, है ना। तो मैं उनको जाते जाते एक ही चीज़ बोली कि माता जी जब इतना प्रेम था तो फिर अपने को ये कदम नहीं उठाना था। भाई देखिए, अगर आपको ये लोग खाना नहीं दे रहे हों, आप लोगों के साथ कोई दुर्व्यवहार कर रहे हों, आप लोगों के साथ कोई ज़बरदस्ती कर रहे हों, ज़मीन जायदाद के लिए आपके साथ कोई दिक्कत कर रहे हों, तो यस उसके लिए पूरा सोशल सिस्टम खड़ा है। आप एक आवाज़ लगाओ, आपके साथ सब लोग आके खड़े हो जाएंगे। पर सिर्फ एक छोटी सी बात के पीछे हम इतना इम्पल्सिवली रिएक्ट कर लें कि उस बुज़ुर्ग को इतनी ठंड में दिसंबर महीने के हम उसको लेके बाहर आ जाए नवंबर दिसंबर में, तो ये तो समस्यादायक बात है सर। फिर अच्छा, आपकी ये जो अभी एक आपने एक इंसिडेंट बताया ना, इससे मेरे दिमाग में एक क्वेरी जनरेट हुई कि हर चीज़ के कुछ बोलते हैं ना काउंसलिंग सेंटर्स होते हैं, कैरियर काउंसलिंग, जब हम भटके हुए होते हैं कि हमें क्या करना है तो हमें कुछ समझ में नहीं आता, तो ऐसे कुछ सेंटर्स होते हैं क्या जहाँ पर पेरेंट्स और बच्चों की काउंसलिंग की जाए? सर या नहीं होते तो होना चाहिए? वो हर सोशल वर्कर कर सकता है। लेकिन उसे पता कैसे पड़ेगा, कैसे अप्रोच करें? मतलब एक कुछ प्रोसेस हो या कुछ सिस्टम हो जिसके थ्रू कनेक्ट कर पाएँ? सर इस प्रोसेस पे जाने के पहले अपने को फील्ड वर्क से इस चीज़ को शुरू करना पड़ेगा, है ना। हमारे देश की एक विडंबना है कि हमारे घर में क्या हो रहा है ये हमसे ज़्यादा हमारे पड़ोसी को पता होता है ना। तो इसमें सर जैसे हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं हमारे पास हैं, तो उनके थ्रू ये डाटा इकट्ठा किया जा सकता है कि कितने वृद्ध किस एरिया में किस उम्र तक के हैं। वोटर जब अपन वोटर कार्ड बनाते हैं तो वोटर लिस्ट बनती है। क्यों ना हम एक ऐसा सिस्टम डेवलप करें कि वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उस क्षेत्र के सारे बुजुर्गों से एक बार जाके सप्ताह में मिल ले। बिल्कुल, एक बार जाके मिल ले, है ना, और सिर्फ उनकी समस्या पूछ ले। सर मेरे हिसाब से वृद्धावस्था में व्यक्ति को यही चाहिए कि कोई बगल में बैठ के एक बार प्रेम से पूछ ले कि भैया कैसे हो, कोई तकलीफ तो नहीं है। ठीक है, अगर उसने तकलीफ बता भी दी तो वेल एंड गुड, क्योंकि उसने वेंटिलेट कर दिया, उसके अंदर का जितना गुबार था उसने उसको निकाल दिया। जब व्यक्ति अंदर से अपने गुबार को निकाल देता है तो आधा शांत तो वो वहीं हो जाता है। जब वो उतना रिलैक्स हो जाएगा तो एटलीस्ट वो वापस से एक नई पहल करने का प्रयास करे। हो सकता है अगर वो इम्पल्सिव होने जा रहा था तो वो रुक जाएगा, डेफिनेटली वो रुक जाएगा। तो क्यों ना एक ऐसा सिस्टम इवॉल्व किया जाए, और जब उनको लगे कि हाँ साहब ये समस्या आ रही है तो हर पीएचसी हर सीएचसी पे काउंसलर्स अवेलेबल होते हैं। हर पीएचसी हर सीएचसी पे हैं। एक अभी तो आजकल शायद हर थानों पे भी काउंसलिंग स्टाफ अवेलेबल होने लग गया है। तो क्यों ना जो ये इंटरपर्सनल डिस्प्यूट्स, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप वाले जो प्रॉब्लम्स हैं, जो परिवार के वृद्ध लोगों में और परिवार के जो कम एज के लोग हैं उनमें हो रहे हैं, तो क्यों ना उसको काउंसलिंग से रिजॉल्व करने का प्रयास। क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, अब जिस हिसाब से हमारा इंदौर बढ़ रहा है तो ये प्रॉब्लम्स डेफिनेटली बढ़ेंगी ही। अब चूँकि प्रॉब्लम्स बढ़ रही है तो इसको सॉल्व करने का कोई मैकेनिज़्म हमारे पास है
या अगर नहीं है तो डेवलप होना चाहिए। उसके लिए हमें आज से ही कोशिश करना पड़ेगी। ठीक है, आप एक ओल्ड एज होम और ओल्ड केयर होम चला रहे हैं, लेकिन ऐसे क्या काउंसलिंग सेंटर्स इंदौर में एग्जिस्ट करते हैं, और नहीं करते हैं तो उनको शुरू करने के लिए क्या वो थॉट रखना चाहिए अब सोसाइटी को भी। तो बस वो थॉट वही है कि अब चीज़ें अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे उन चीज़ के। तो ऐसा जब कुछ होता है, जैसे बोलते हैं ना कि डोमेस्टिक वायलेंस के लिए तो बहुत सारी चीज़ें बनी हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, महिला थाने चले जाइए, या यहाँ कंप्लेन लॉन्च कर दीजिए। लेकिन अगर जैसे आप सीनियर सिटीज़न या पेरेंट्स के साथ अगर कोई वायलेंस हो रही है या किसी भी तरह से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो इसके लिए क्या कुछ अभी मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है या कुछ ऐसे हेल्पलाइन नंबर्स हैं? उसका पूरा अधिनियम है सर। ओके, है ना। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जागरूकता की थोड़ी सी कमी आ जाती है। एक पूरा अधिनियम है इसके ऊपर बेस्ड। ठीक है, ये भी मेरे को तभी पता पड़ा जब मैं अभी 2 साल से इस सेक्टर में आया हूँ पूरी तरीके से फुल फ्लेजेडली। मैंने एक बार एक मित्र से पूछा था कि यार भैया इनका परिवार है और मेरे को इनको वापस भेजना है। माय फ्रेंड, मेरा जो दोस्त है वो सामाजिक न्याय विभाग में काम करता है एक्चुअली, और ये सब जो चीज़ें होती हैं वो सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत ही आती हैं। अच्छा, सामाजिक न्याय विभाग के जो जॉइंट डायरेक्टर होते हैं उनके पास इतने पावर हैं सर कि अगर वो अपने लेटर पैड पे लिख के दे दें कि तुमको तुम्हारे बेटे को तुमको तुम्हारे पिता को या माता को अपने साथ रखना ही पड़ेगा, ओके, तो वो व्यक्ति मना नहीं कर सकता। अब इतने पावर हैं, इतने रूल्स बने हुए हैं लेकिन लोगों को नहीं पता। रूल्स बने हुए हैं बट लोगों को पता नहीं है। प्रॉब्लम वो है। भरण पोषण अधिनियम है पूरा वृद्धजनों का। तो इसका कुछ हेल्पलाइन नंबर भी है? सर हेल्पलाइन नंबर का तो मुझे भी अभी आइडिया नहीं है इसका। चलिए हम उसको ढूंढेंगे, अगर मिलेगा तो हम अपने इस एपिसोड में फ्लैश कर देंगे। अगर हो सके तो सर प्लीज़ करिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कई बार। मतलब मुझे तो कई बार ये चीज़ मेरे को बड़ा अच्छा लगा ये जान के मेरे को, और बहुत सिंपल प्रोसीजर है सर उसका। मतलब उसके लिए अगर मुझे कोई वृद्ध मिला है तो मेरे को उसका ब्लड रिलेटिव होने की भी ज़रूरत नहीं है। मुझे अगर कोई सड़क पर चलता कोई वृद्ध मिला है और मैं जाके कलेक्टर साहब के साथ पास जन सुनवाई में खड़ा हो जाऊँ कि साहब ये व्यक्ति हमको मिला है और ये इनके बच्चों ने इनको घर से निकाल दिया है। हाँ, या आसपास में हम देखते हैं डेली कोई माँ बाप को प्रताड़ित किया जा रहा है या बच्चे मिसबिहेव कर रहे हैं, तो हम खुद भी प्रोएक्टिवली कर सकते हैं कि अननेसेसरी चीज़ें बढ़ेंगी। तो वो सीधे जॉइंट डायरेक्टर जो हैं सामाजिक न्याय विभाग के हमारे, उनको वो आदेश दे देंगे। वो वहाँ से वो आदेश फॉरवर्ड करके मैडम अपने लेटर पैड पे अपने उस पर सिग्नेचर करके अगर वो आदेश निकाल देती हैं तो उसके बाद उस व्यक्ति को उनको रखना ही पड़ेगा। और सर उसका रेगुलर फॉलोअप होता है। है ना, ऐसा नहीं है कि आपने पत्र रख लिया माता जी को भी दिखाने के लिए रख लिया बाद में निकाल दोगे, नहीं। हम लोग सिर्फ दिखाने के लिए नहीं कर सकते। नहीं, उसका प्रॉपर फॉलोअप होगा। ओके, है ना, वहाँ से काउंसलर्स जाके देखेंगे, वहाँ से व्यक्ति जाके देखेगा, स्टाफ जाके देखेगा। सो दिस इज़ अ पार्ट कि जिसको मतलब आइडियली सोसाइटी में सर देखिए कहीं ना कहीं जो मैं शुरुआत में बोला था कि भय किसी ना किसी चीज़ का होना चाहिए। तो वो चीज़ है कि आप इस तरीके से तो नहीं निकाल सकते। है ना, आपको लाख समस्याएं हैं कि साहब अब ये स्वस्थ नहीं है, ये गंदा कर रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, ये वैसा कर रहे हैं, ये हमसे लड़ते रहते हैं। आप भी जब छोटे थे, जब आप 1, 2, 3, 4, 5 साल के थे, तब आपने भी बहुत कुछ ऐसे ही करा है। एक्चुअली क्या अभी मतलब बहुत पेरेंट्स को, हर पेरेंट्स को ये समझ में आती भी होगी बात। जैसे ठीक है, आज हमने चूँकि अभी मेरे पापा तो ठीक है अभी उस एज में नहीं है, लेकिन दादाजी को जब देखा तो वो कुछ ऐसी चीज़ें करते थे जो शायद मैंने अपने बचपन में की होगी, मुझे याद नहीं होगी, लेकिन अब जो वो मेरा बेटे ने की 3 साल 4 साल तक, जो उसने मुझे रातों में जगाया, जो मैं मना करने के बाद वो चीज़ें लगातार उसने की, या खाना नहीं खाना, ये ऐसी चीज़, तो मैं रिलेट कर पाया कि मतलब इसलिए शायद बोला भी जाता है कि बूढ़ा और बच्चा एक जैसा ही होता है और दोनों की टेक केयर वैसे ही करनी पड़ेगी। डीलिंग आपको वैसे ही रखनी पड़ेगी सर। आपको द वे ऑफ डीलिंग टू द एल्डरली पर्सन वो बहुत अलग होता है ना। आप उनके साथ आक्रोश से डील करने जाओगे तो वो आप जीवन में नहीं कर पाओगे, क्योंकि यही चीज़ अगर आपके माँ बाप ने आपके बचपन में आपके साथ की होती, तो जब आप 1 साल 2 साल 3 साल जब आप समझने वाली अवस्था में नहीं थे, तब आपको मतलब अगर बच्चों ने अपने माँ बाप को मस्ती में या गुस्से में भी आके चांटा भी लगा दिया हो, तो पिता ने या माँ ने पलट के उसको चांटा नहीं लगाया होगा उस समय पे, उसको प्यार से समझाया होगा या हंसते हंसते उस चीज़ को पास ऑन कर दिया होगा कि यार ठीक है बच्चा है ना। पर अब जब वो वृद्ध एक ऐसी अवस्था में आ गया है जब वो उस चीज़ को समझ नहीं पा रहा है, या इतना चिड़चिड़ा हो गया है किसी ना किसी शारीरिक स्वास्थ्य समस्या के चलते या अकेलेपन के चलते,
तो आप उसके साथ ये नहीं कर सकते कि आप उसको घर से निकाल दोगे। आपको उस समय पे उसको और उसकी नीड्स को समझने की आवश्यकता है ना। मैं बहुत स्पेसिफिकली नीड्स बोल रहा हूँ सर। उसकी नीड्स क्या हैं आप उसको समझो। ओके ना अगर वो अकेला है तो आप उनके साथ आधे घंटे रोज बैठो ना, उतना समय निकालो। कितना बिजी होगा, 24 घंटे है ना, 18 घंटे काम करते होगे। अब तो 5 days a week कल्चर आ रहा है इंदौर में तो पर्टिकुलरली। मैं तो एक्सट्रीम की बात कर रहा हूँ सर। 18 घंटे खूब काम करते होगे आप, आधा घंटा तो निकाल ही सकते हो। और स्पेशली उनके लिए तो निकाल ही सकते हो जिनने इतना बड़ा बनाया आपको कि आप 18 घंटे काम कर रहे हो। अच्छा, आपने 2 चीज़ अभी जो इतना कोई कन्वर्सेशन हुआ तो मेरे को 2 चीज़ें उसमें समझ में आई। एक नीड्स और दूसरा बोलते हैं ना हम पैसे कमाने में लगे। लेकिन आप जो एक कॉज के लिए लगे हुए हैं, अब चूँकि आपकी भी एक पर्सनल लाइफ है, एक प्रोफेशनल लाइफ है और एक ये लाइफ है, तब जहाँ एक तरफ अब हम बात भी कर रहे हैं कि स्ट्रेसफुल वर्ल्ड है, उस चीज़ में आपको अपनी एक रूटीन भी देखना है, आपको अपनी एक प्रोफेशनल लाइफ को भी देखना है, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ को भी। देन टुगेदर ये जो आप काम कर रहे हैं इसमें भी कहीं ना कहीं से फंड्स तो लगते हैं। मतलब कोई भी काम बिना अर्थ के होता नहीं है, अर्थ मतलब मनी। तो ये चीज़ें कैसे आप मैनेज कर पाते हैं, या कौन इंदौर के वो लोग आपको सपोर्ट करते हैं, और नहीं भी करते हैं तो अब किन लोगों को आपके साथ आगे आना चाहिए, और इस कॉज को सपोर्ट करने के लिए आपकी संस्थान आशांजलि को इंदौर से क्या नीड लगती है, क्योंकि ये बढ़ रही हैं और बट ऑब्वियसली ये अभी बढ़ती जाएंगी तो आपको भी अपना इंफ्रा रिसोर्स से, जैसे मैंने वो काउंसलिंग सेंटर की बात करी, क्योंकि हम अगर प्रोएक्टिवली ये चीज़ कंट्रोल कर लेंगे तो ये बढ़ेंगी नहीं। एक होता है ना कि भाई आप ट्रीटमेंट पहले ही ले लो बीमार होने के पहले, कि वो उतनी बीमारी बढ़े ही नहीं। तो अगर इस कॉन्सेप्ट को या इस सिस्टम को हमें और ड्राइव करना है तो कैसे, क्या सोसाइटी उसका पार्ट बन सकती है? सर देखिए, मतलब फर्स्ट जो आपने बोला कि कैसे उस प्रोजेक्ट को रन किया जा रहा है, तो टच वुड ईश्वर की कृपा है कि मैंने 2 साल कंप्लीट कर लिए हैं और वो अभी तक पूरा जन सहयोग से ही करे। ओके, है ना। ठीक है, मतलब देयर आर अप्स एंड डाउन्स, देयर आर नंबर ऑफ अप्स एंड डाउन्स। कई बार ये अवस्था होती है कि हमको सोचना पड़ता है यार अब क्या करेंगे। हाँ, मतलब कई बार वो सिचुएशन आती है, बट जब आप किसी अच्छे कार्य में लगे होते हो तो ईश्वर भी परीक्षा लेता है पर काम कर देता है। तो वो स्टेट होता है सर कि जनसहयोग से कहीं ना कहीं रन हो रहा है। एंड इंदौर को या हमारे आसपास के जितने भी हमारे लोग हैं उनको कैसे जुड़ना चाहिए, तो मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मतलब नॉट ओनली इन आशांजलि, आप जिस एरिया में रहते हो, आपके आसपास जो वृद्धाश्रम हो, आपके आसपास जो बाल आश्रम हो, या जो भी कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे लोगों को शेल्टर दिया जाता हो, आप वहाँ जाएं, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, अपने घर में अपने बच्चों का बर्थडे, अपनी मैरिज एनिवर्सरीज उनके साथ सेलिब्रेट करें। उससे एक तो अपना जो मेन पर्पस है कि हमको जो बच्चों में जो इमोशनल कनेक्ट और इन सब की हम बात कर रहे थे, एक तो वो जनरेट होना शुरू होता है जब वो देखते हैं इतने क्राउड में इतने सारे लोग हैं, जब इतने सारे लोग उनको सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद देते हैं, उनको प्यार करते हैं, तो वो एक इमोशनल वो कहीं ना कहीं डेवलप होता है बच्चों में अभी से ही। प्लस जब आप जैसे हम लोग जाके वहाँ, भाई हम बाहर सेलिब्रेशंस करते ही हैं ना, हम हमारी मैरिज एनिवर्सरी होती है तो वी नेवर सी कि हम लोग कितने की साड़ी हमारी वाइफ को गिफ्ट कर रहे हैं या कितना हम खर्चा कर रहे हैं उस दिन या हमने क्या गिफ्ट करा, हम उसकी वैल्यू नहीं करते। वैल्यू गिफ्ट की होती, पैसों की नहीं होती उस दिन। तो भाई आप थोड़ा सा समय निकाल के वहाँ चले जाएं, आप जिस एरिया में हो। हर एरिया में आज तो इंदौर में अगर आप देखेंगे तो आप मान के चले मतलब हर एरिया में एक ना एक ओल्ड एज होम चल रहा होगा सर। ओके, अप्रॉक्स अभी लगभग आपको अगर कुछ नंबर्स फिगर्स पता हो तो कितने ओल्ड एज होम हो गए? और 20 तो मैं जानता हूँ, 20 आप जानते? 20-22 ओल्ड एज होम्स तो मैं जानता हूँ कि चल रहे हैं। मतलब हाँ, बड़े स्केल पे छोटे स्केल पे सब चल रहे हैं। और इवन अभी तो आईडिया भी एक प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, सीनियर सिटीजन कॉम्प्लेक्स जी, जिसमें बेसिकली वो पेरेंट्स को वो जगह या वो फ्लैट्स मिलेंगे जिनके बच्चे एब्रॉड सेटल्ड हैं या दूसरे शहरों में काम के लिए सेटल्ड हैं, लेकिन उनको अब वही जो केयर की ज़रूरत है, क्योंकि घर में वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है। मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो ठीक है, क्लोज सोसाइटी में आप रह रहे हैं तो फिर भी आस पड़ोस वाले हेल्प कर देते हैं, लेकिन कई जगह होता है कि भाई आसपास भी कोई नहीं होता है। तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट अभी इवन आइडिया भी लेके आ रहा है
सर आइडिया ला रहा है, इट इज़ वेरी गुड कि वो ऐसा इनिशिएटिव ले रहे हैं, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जब भी हम ओल्ड एज केयर की बात करते हैं या जीरियाट्रिक केयर की बात करते हैं तो भाई या तो वृद्ध को अस्पताल की आवश्यकता होती है या उनको उनके घर की आवश्यकता होती है, तो हमको उसके बीच का कुछ निकालना पड़ता है। हाइब्रिड होना चाहिए, दोनों का मिक्स होना चाहिए। दोनों का मिक्स होना चाहिए कि भाई उनको एक ऐसे सेटअप में रखा जाए जहाँ पे मेडिकली उनको हम इक्विप्ड उनको असेस कर पाएँ, और जब हमको लगे कि यस इट इज़ अ टाइम कि उनको अपने को मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता है तो उनको हमको पूरी ट्रीटमेंट फैसिलिटी में रखना चाहिए। मतलब आप कह रहे हैं कि एक ऐसा प्रीमाइसेस होना चाहिए अब इंदौर में जहाँ पर अकोमोडेशन भी हो, सेम टाइम जो भी एक रूटीन ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो भी फैसिलिटीज होती हैं, एंड नॉट ट्रीटमेंट सर, मेरा तो ये मानना है कि आप जस्ट वाइटल असेसमेंट्स और ये सब चीज़ें करते रहें, है ना। भाई उन्होंने प्रॉपर खाना खाया नहीं खाया, वो समय पे सो पा रहे नहीं सो पा रहे हैं, उनका हाइजीन लेवल कैसा है, वो अपना पूरा डेली रूटीन खुद मॉनिटर कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज़ को ध्यान में रख लें आप। अगर वो कहीं गड़बड़ आ रहा है तो यस डेफिनेटली दे नीड मेडिकल अटेंशन। तो एक उस चीज़ को मॉनिटर करना होता है सर। हम लोग ओल्ड एज होम में सिर्फ यही 4-5 चीज़ें मॉनिटर करते हैं, जहाँ हमको लगता है कि साहब गड़बड़ हो रहा है तो डेफिनेटली वी गो फॉर द मेडिकल हेल्प। हम लोग सीधे उनको एमवाई या फिर जो भी हमारे नियरेस्ट कंसल्टेंट जो हमको मिल सकते हैं उनके अप्रोच में जाते हैं कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है, हमको इनके लिए क्या करना चाहिए, आप सजेस्ट करें। ओके, तो आपको पता ही होगा कि वी आर लिविंग इन अ एरा ऑफ सोशल मीडिया, और आपने जैसे बार बार अभी सोशल मीडिया बोला भी कि सोशल मीडिया के थ्रू ही आप रीच आउट कर पाते हैं अगर उनके बच्चे मिल जाएं या उनसे कनेक्ट कर पाते हैं। अब लेकिन जो सोशल मीडिया पर्टिकुलरली इंदौर का हम देखते हैं तो इट इज़ मोर ओवर, एक तो पहले तो वो कहते हैं ना कि ड्रिवन बाय समवन एल्स है, उसमें कई बार हमारी जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो इतनी हाईलाइट नहीं हो पाती हैं, और चीज़ें बहुत सारी उससे आज भी निकाली जा सकती हैं। तो क्योंकि हम उसी प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, अब ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं इंदौर में या हम जैसे जो भी इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए हम जैसे प्लेटफॉर्म से, तो वो क्या वो हेल्प है? हम मतलब बीइंग अ डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म हम लोग आपको कैसे असिस्ट कर सकते हैं इन सारी चीज़ों में? सर देखिए, द फर्स्ट एंड मोस्ट रिक्वायर्ड हेल्प इज़ अवेयरनेस। ओके, ना, बिकॉज अगर अवेयरनेस हो जाएगी लोगों में तो इस टाइप के केसेस नहीं होंगे। अवेयरनेस मैं वही जानना चाह रहा हूँ, किस टाइप की अवेयरनेस, मतलब आप कैसी अवेयरनेस करना चाहते हैं? हम एक तो होती है कि इमोशनल ड्रिवन हम लोग कुछ चीज़ें कंटेंट बनाएं, एक होता है कि आपके वहीं जो भी लोग हैं या जो भी पेरेंट्स हैं उनके थॉट्स हम लोगों के साथ शेयर करें। तो क्या वो बोलेंगे प्रोसेस होना चाहिए, क्या वो तरीके होने चाहिए? क्योंकि हम लोग करने को तैयार हैं, कोई इश्यू नहीं है उस चीज़ में। सर इसमें अवेयरनेस अपने को बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट करनी पड़ेगी, मतलब जस्ट स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज, ओके, है ना, शॉर्ट स्टोरीज जिसके उस पर अपन समझा पाए, क्योंकि व्यक्ति पढ़ के उतना अच्छा नहीं सीखता जितना अच्छा देख के और सुन के सीख जाता है। तो शॉर्ट स्टोरीज जिसके अंदर उनको पता पड़ पाए कि वैल्यू ऑफ रिलेशंस क्या है। सबसे पहला वैल्यू ऑफ रिलेशंस व्यक्ति को समझ में आने लग गई तो उसको बाकी सारे पर्सपेक्टिव समझ में आने लग जाएंगे। वैल्यू ऑफ रिलेशंस, स्ट्रेस के ऊपर आप लोग कर सकते हैं, जितना स्ट्रेसफुल लाइफ है उसमें से आप कैसे समय निकालें। कहीं ना कहीं अपने को अपना इमोशनल वेलबींग भी देखना है, कहीं ना कहीं हमको हमारा साइकोलॉजिकल वेलबींग भी देखना है, कहीं ना कहीं हमको हमारा पूरा लाइफ स्ट्रक्चर भी देखना है। तो उसके ऊपर आप लोग कंटेंट दे सकते हैं। और चूँकि आपको पता है कि इंदौर एक इवेंट सिटी भी है, कई तरीके के इवेंट्स होते हैं, लेकिन आज भी चूँकि हमारा एक इवेंट वर्टिकल भी चलता है इंदौर टॉक इवेंट्स के नाम से, और हम भी प्रोसेस में कुछ ऐसे इवेंट्स आईपीज लेके आए, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि इंदौर में इवेंट्स तो हर टाइप के हो रहे हैं। मतलब वही जो मिसिंग वाली बात है ना, पर मैंने आज तक सीनियर सिटीजन्स के लिए कोई इवेंट नहीं देखा इंदौर में। एक बोलते हैं दादा दादी के लिए कोई इवेंट नहीं देखा, एक नाना नानी के लिए, जैसे मेरा बेटा प्रेस्टीज में है तो वहाँ पर एक हर साल एक इवेंट होता है जिसमें वो बच्चों के दादा दादी और नाना नानी को ही बुलाते हैं बस, कि आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ आना उस दिन। और उस दिन वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी शेयर करते हैं या हमें भी सुनने को और जानने को मिलती है जो शायद रूटीन में नहीं मिल पाती। तो ऐसे क्या वो इवेंट्स, अगर कोई इवेंट ऑर्गेनाइज़र या इवेंट प्लानर इस पॉडकास्ट को सुन रहा हो, तो वो क्या वो थॉट के साथ आ सकता है कि इस टाइप के इवेंट्स भी इंदौर में अब होने चाहिए? सर देखिए, जनरल गेट टुगेदर एंड शेयरिंग, सिर्फ ये है ना, बिकॉज क्योंकि बड़ों से हमको जो चीज़ मिल सकती है वो है उनका अनुभव। ओके,
है ना, आशीर्वाद और अनुभव, ये दो चीज़ें हैं जो उनके हमारे लिए बहुत अमूल्य मानी जाएंगी, है ना। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे हम लोग सिर्फ बुज़ुर्गों को गेट टुगेदर कर पाएँ और सर उनकी लाइफ को सुन पाएँ, उनके एक्सपीरियंसेस को सुन पाएँ। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी उनके लिए भी, क्योंकि मतलब इट कैन बी अ ओपन माइक फॉर सीनियर सिटीजन। यस, इट कैन बी ओपन माइक फॉर सीनियर सिटीजन। दे कैन एक्सप्लेन देयर लाइफ, क्या था, कैसा था, कैसे उन्होंने अब निकले उस जगह से, कैसे उन्होंने अपने बच्चों को बड़ा करा, कैसे। हाँ, मतलब आज तो हम बहुत सारे एंटरप्रेन्योर स्टोरीज और बहुत सारे वीडियो देख ही रहे हैं, बहुत सारे पॉडकास्ट भी आ रहे हैं। हाँ, लेकिन सीनियर सिटीजन की लाइफ जर्नी पे, और मतलब वही कैसे बच्चों को बड़ा किया, कैसे चीज़ें की, वो एक अच्छा थॉट है। हम लोग सर लास्ट अभी हम लोगों का जो एक मीटिंग हुआ था, हमारी जो कमेटी मेंबर्स हैं उनका, तो हम लोग डिसाइड उसमें एक पॉइंट पे आए थे कि यार क्यों ना जो हमारे पास रेसिडेंट्स हैं, जो हमारे पास वृद्ध है, कुछ उसमें से ऐसे हैं जो पढ़ लिख लेते हैं, अपना आराम से लिख सकते हैं, तो एज अ एंगेजमेंट फॉर देम ऑल्सो, तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई थी कि यार क्यों ना हम इनसे इनकी ऑटोबायोग्राफी लिखवाएं। भाई इसमें एक चीज़ तो ये हो गई कि दे कैन रिकॉल देयर होल लाइफ, वो अपने उन खुशी वाले पलों को भी याद कर लेंगे, वो अपने उन गम वाले पलों को भी याद कर लेंगे, वो उन स्पेशल इवेंट्स को भी याद कर लेंगे जो उनके जीवन में हुआ है। तो एक ऑटोबायोग्राफी क्यों ना बनवाई जाए और क्यों ना उसको प्रिंट करवा के रखा जाए विद द नेम ऑफ द पर्सन। एक्चुअली ऐसे एक कॉन्सेप्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं, वो जल्दी एग्जीक्यूट करेंगे। हमारा एक नंबर है 9009048480। सो बेसिकली इट इज़ अ हेल्पलाइन नंबर ऑफ इंदौर टॉक, जिसपे बहुत लोग की कॉल आते हैं, बहुत लोग अपनी क्वेरीज भी पूछते हैं, जितना हमारे पास नॉलेज होता है हम शेयर कर देते हैं। सो हम लोग इन प्लान है कि उस नंबर को हम 24/7 कॉल सेंटर डेवलप करें। अब उस कॉल सेंटर में कौन लोग उसको ऑपरेट करेंगे, ये नए टेलीकॉलर्स नहीं, हम उनको टेलीकॉलर्स बोलेंगे भी नहीं, वो रहेंगे हमारे सीनियर सिटीज़न, जिनको क्या होता है, मतलब एक तो मुझे ये कॉन्सेप्ट भी नहीं समझ में आता है कि जब कोई इतना एक्सपीरियंस हो जाता है तो हम उसको रिटायर कर देते हैं, वेयर हम फ्रेशर को हायर करते हैं, फिर उसको काम सिखाते हैं। अब जिसको मेरे हिसाब से तो जब तक वो परफॉर्म करना चाहते हैं, जब तक वो काम करना चाहते हैं, उनको रिटायर ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके पास जो एक्सपीरियंस है वो तो अब चला गया उनके साथ, और हमारी कंपनी में उसकी ज़रूरत है आज की तारीख में। तो उस थॉट पे हम काम कर रहे हैं कि जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन जो, क्योंकि वो इंदौर के बारे में हमसे ज़्यादा जानते हैं, और जो अभी का ट्रेंड है, अभी का, हम उनको उस चीज़ से अपडेट कर देंगे। तो एक ये थॉट पे हम लोग भी काम कर रहे हैं, और इसके लिए बट ऑब्वियस आपसे जब भी वो रेडी हो जाएगा पूरा प्रोजेक्ट तो हम कनेक्ट करेंगे उसके। तो फाइनली अगर आप इस पॉडकास्ट को हम लोग वाइंड अप करते हैं, तो क्या वो लेसन्स बच्चों के लिए, क्या वो रिक्वेस्ट सीनियर सिटीजन्स के लिए, और क्या वो मैसेज इंदौर के लिए होगा? सर सबसे पहले तो मैं सबसे बेसिक बच्चों से ही स्टार्ट करना चाहूँगा कि बच्चों, आप लोगों को एक चीज़ याद रखनी है कि योर ग्रैंड पेरेंट्स, जो भी आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपकी लाइफ में अभी जीवित हैं, जो उपस्थित हैं, वो ईश्वर का रूप ही मान के चलिए आप उनको। उनका आशीर्वाद और उनका साथ आपके लिए बहुत मायने रखता है। सो ऑलवेज रिस्पेक्ट देम। ठीक है, मान सकते हैं कि उम्र के एक पड़ाव पे आने के बाद थोड़ा सा हो सकता है कि आपको डांट ज़्यादा पड़ती हो उनसे, वो थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहने वाले होंगे, पर उनकी उस डांट में जो स्नेह छुपा है उसको समझें। जब आप उसको समझेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से अपनी लाइफ को लीड कर पाएंगे आगे में, भविष्य में। जो हमारे शहर के, हमारे देश के वृद्ध हैं, उनसे करबद्ध मेरा एक ही निवेदन है कि मैं इस सेक्टर में काम कर रहा हूँ तो मैं एक चीज़ देख के बड़ा व्यथित होता हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अपने उनके अंतिम संस्कार के लिए भी नहीं मिल पाते। तो आपके बच्चे जब आपकी केयर कर रहे हैं तो आप प्लीज़ उसकी सराहना करें। ठीक है, हो सकता है कि कभी कुछ गड़बड़ हो जाए, कभी बेटा कोई चीज़ पहुंचाने में लेट हो जाए, कभी बहू से कोई चीज़ गलत बन जाए, पर उस चीज़ को नज़रअंदाज करके अगर आप उसके कंधे पे हाथ रख के एक बार बोलोगे ना कि यार बेटा ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए था, तो वो ज़्यादा अच्छे से कर पाएगा। आप नाराज़ होकर वहाँ से उस जगह से हटने का सोच लो या कोई ऐसा डिसीजन ले लो जो आपके लिए भी उचित ना हो। एंड टू द होल इंदौर, देखिए हम लोग कल्चरल माना जाता है, इंदौर का कल्चर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
तो ये बहुत व्यथित कर देने वाली बात है कि साहब इंदौर में इतनी बड़ी संख्या में वृद्धाश्रम चल रहे हैं और उन वृद्धाश्रमों में ऑलमोस्ट सभी फुल है, कोई भी ऐसा नहीं है जो कि कम कैपेसिटी पे होगा, सब 20 से तो ऊपर की कैपेसिटी पे है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि साहब 20 वृद्धाश्रम है और अगर मिनिमम कैपेसिटी में 30 भी मान लूँ तो भी एक बहुत बड़ा नंबर है जो कि वृद्धाश्रमों में रह रहा है। ठीक है, देयर कैन बी नंबर ऑफ कॉजेज़, बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं, बट हमको कहीं ना कहीं इस पर रोक लगानी है। हमको हमारी, जैसे हमने सफाई में कई बार अपना परचम लहराया कि साहब इंदौर सबसे साफ शहर है, तो क्यों ना हम इस चीज़ में भी लगाएं कि साहब इंदौर समाज सेवा में भी कहीं से कहीं तक पीछे नहीं है। ठीक है, अगर कोई नहीं समझ रहा है माता पिता की वैल्यू, वो नहीं टेक केयर करने को तैयार है, वो आपके समझाने से नहीं समझ रहा है, तो आप प्रशासन का सहयोग लीजिए, शासन का सहयोग लीजिए, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ का सहयोग लीजिए, उसके ऊपर वो दबाव डालिए, क्योंकि ये उसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको उसके माता पिता को संभालना है। सो दिस इज़ द ओनली मैसेज सर विच आई वुड लाइक टू कम्युनिकेट टू ऑल दी पीपल जो भी इस पॉडकास्ट को देखेंगे। एंड बस यही है कि अब आगामी भविष्य में, जैसा कि अपन अभी डिस्कशन में पूरे में बोल रहे थे कि बार बार कि ये चीज़ें बढ़ने वाली हैं, तो मेरी तरफ से तो ईश्वर से यही प्रार्थना रहेगी कि सर ये बढ़े ना अब, और क्योंकि अगर ये बढ़ी तो फिर हमारा एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा सर। और जब हमारा एग्जिस्टेंस खत्म होगा तो डेफिनेटली सोसाइटी सफ़र करेगी, और जहाँ सोसाइटी की बात आती है वहाँ देश की आती है। नहीं अभिषेक जी, ये एक जो मैटर आज हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया, बहुत एक सेंसिटिव मैटर है। शुरुआत बहुत छोटे से होती है, लेकिन अगर इसका हम इम्पैक्ट देखेंगे बाय सोसाइटी एट लार्ज, और जो वो बोली ना ख़त्म होने वाली बात, तो अगर ये इस हिसाब से ये चलता रहा, मतलब मैं बहुत सी चीज़ें सोचता हूँ, बहुत सी चीज़ें इमेजिन करता हूँ कि बच्चों के पास पेरेंट्स नहीं है, पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं हर चीज़ के लिए, तो मैं वापस रिकॉल करता हूँ वो जब बच्चा 3 साल का रहा होगा, तो उस माँ बाप ने उससे वो हर चीज़ दी, और मतलब एकदम कंफर्ट पे दी है। लेकिन जब अब रिटर्न बैक करने की बारी बच्चों की आ रही है, तो उन्हें क्यों वो पैसा दिखता है, उन्हें क्यों वो मटेरियल दिखता है, उन्हें क्यों वो सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल दिखती है, उन्हें क्यों वो सिर्फ अपना बेनिफिट दिखता है, और क्यों वो माँ बाप उन्हें नहीं दिखते कि अगर वो नहीं होते तो आप शायद आप भी दुनिया में नहीं होते। मतलब आपका एग्जिस्टेंस ही उन दोनों की वजह से होता है। डेफिनेटली अगर वो नहीं होते तो आप ही इस पूरे बोलेंगे ना वर्ल्ड में ही एग्जिस्ट नहीं करते, तो क्यों आप उन चीज़ों से कट रहे हैं कि हट रहे हैं। तो मेरा तो बस थॉट वही रहता है, हर बार यही रहता है कि चूँकि जैसे बोलते हैं ना सब सिटी सिख हैं या होम सिख हैं, मतलब मैं पर्टिकुलरली इमोशंस और रिलेशंस को बहुत वैल्यू रखता हूँ, और कोशिश रहती है कि इंदौर में ये चीज़ें ना हो। जैसे आपने बताया इंदौर स्वच्छ शहर है, तो विचारों में भी अब वो स्वच्छता आनी चाहिए, और पर्टिकुलरली इस चीज़ के लिए जो आप वो काम कर रहे हैं वाकई में एक बड़ा कॉज है वो, और उस कॉज के लिए जब भी आप लोगों को टीम इंदौर टॉक की ज़रूरत लगे कि हम बिल्कुल हर जगह खड़े होंगे। और कुछ ऐसे जो हम लोगों ने 2-3 आइडियाज़ डिस्कस करे, चाहे वो ओपन माइक हो, चाहे वो कुछ इवेंट्स हों, चाहे वो कुछ भी क्राउड फंडिंग हो, ऐसे कॉजेज़ के लिए हम बिल्कुल आप लोगों से कनेक्टेड रहेंगे। थैंक यू सर। तो मेरा भी इंदौरियों से एक ही अनुरोध है कि रिलेशंस, इमोशंस, और सबसे बड़ा वो है ना जो माता पिता जिनके कारण ही आप हैं, और जिनके कारण ही आप आज वो सब कर पा रहे हैं, वो सब देख पा रहे हैं, या वो सब सोच पा रहे हैं, उन्हें मत छोड़िए। रीज़न कुछ भी हो, मटेरियल हो या कॉन्फ्लिक्ट्स हों, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो उनको मिल बैठ के बात करिए, उसे सुधारिए। और अगर मटेरियल है तो पता नहीं कोविड से किसने क्या सीख ली कि उस समय पैसा भी काम नहीं आ रहा था, काम लोग ही आए थे, और कई कई जगह लोग भी फिर काम नहीं आए क्योंकि कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स रहे होंगे उनकी फैमिलीज़ में। तो कोशिश ये रखिए कि फैमिली के साथ रहिए, फैमिली नहीं आ रही तो सब कुछ छोड़ के जब तक वो हैं तब तक उनके पास वापस आ जाइए, और अल्टीमेटली एक ना एक दिन सबको जाना है, और उसके बाद आप अपनी लाइफ एंजॉय करिए। क्योंकि मेरा ये फर्म मानना है, मतलब एकदम ठोस वाला मानना है कि आज आप जो उनके साथ कर रहे हैं वो कल को आपके साथ 101% होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ वही रिपीट हो, और ये रिपीट का जो बोलेंगे ना, रिपीट की चेन और साइकिल ये चलती जाएगी, और
ख़ास तौर पे ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए जो ऐसे सोशल इश्यूज़ पे या अभी हम लोगों ने डिस्कस किया इस पे अवेयरनेस वीडियोस बनने चाहिए। तो अगर आपका इंटरेस्ट है ऐसे वीडियोस बनाने का तो आप इंदौर टॉक को कनेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी डेफिनेटली ऐसे वीडियोस बनाने में हेल्प करेंगे। और हमने इसी थॉट को रख के हमारा मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है, इंदौर टॉक ऐप, तो आप उसको भी डाउनलोड करिए। और आपके कुछ भी सजेशंस फीडबैक्स हैं तो बिल्कुल हमें हमारे मेल ID info@indortalk.com और हमारे व्हाट्सएप नंबर 9009048488 पे शेयर करिए। सुखमन दादा रोज सुबह सबको खूब हंसाते हैं, पर इन हंसते हुए चेहरों को वो देख नहीं पाते। लखन खाने के बाद रोज उनकी डांट खाता है, लेकिन उसे बुरा नहीं लगता। वो उन्हें सुन जो नहीं सकता। सरला दादी हर शाम लखन से उसका नाम पूछती है। उन्हें अपना कल अब याद नहीं रहता। तन और मन से हारे हुए इन लोगों के अपनों ने जब सब दरवाजे बंद कर दिए, तब जनवरी 2023 में जन्मे एक सपने ने इनकी आशाओं को अपनी अंजलि में थाम लिया। आशांजलि ओल्ड एज केयर होम के दरवाजे खोल दिए। आशांजलि अब तक ऐसी 80 से ज्यादा जिंदगियों को रेस्क्यू कर चुका है। यहाँ इन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, योग, मेडिटेशन, पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन के साथ एक ऐसा परिवार मिलता है जो बुढ़ापे का बचपन साथ जीता है। हमें इस बचपन को बचाना है। अकेले आशांजलि 10 से 20 जिंदगियों का सहारा बन सकती है। आपके साथ ये संख्या हजारों तक पहुंच सकती है। हमने दरवाजे खोल दिए हैं, आप दिल खोल दें।